चलो तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तुम लोगों को सिलेबस दिखेगा एंड तो यही समस्या है, बार बार हुआ है। ओके, तो चलो ये है तुम्हारा सिलेबस। तो एक बार मैं पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, है ना। तो इसमें थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस मुझे लग रहा है खोलना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन ठीक है अभी देख लेते हैं। कैसे चलेगा? चलो भाई, तो देखो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बार जस्ट देख लो तुम्हें सारा याद है कि नहीं याद है, डेफिनेशन याद है कि नहीं, एक बार ये देख लो और बाद में फिर थ्योरम्स देख लेंगे हम क्या क्या रिलेटेड है। सो ठीक है ना, ऐसे ही डिस्कस कर लो। सो मान लो, अच्छा वॉइस में नॉइज आ रही है, मतलब फ़ैन का आवाज़ आ रहा है, मैं फ़ैन। देखो अभी ठीक होना चाहिए, अभी ठीक है ना, अब ठीक होगा। तो चलो, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अब इसमें कैसे डिफाइन करते हो तुम लोग कन्वर्जेंस को? अपने तरीके से बता सकते हो, जरूर नहीं एग्जैक्ट डेफिनेशन, मतलब क्या है, कोई भी ट्राई करो। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस? सर सब फाइनाइट आना चाहिए सीरीज का। नहीं, सीक्वेंस की बात करें अभी हम, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। बस सीक्वेंस जीरो की तरफ ट्रेंड होनी चाहिए, अगर सब एन इन्फिनिटी पे चलते रहती है जीरो पे क्यों होनी चाहिए, जीरो पे जरूरी है? तो मतलब फाइनाइट और वो। हाँ हाँ हाँ, देखो एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो जो लोग, वो अच्छी बात है, एटलीस्ट तुम कोशिश कर रहे हो कुछ बोलने की। तो सबको कुछ ना कुछ पता है, लेकिन जब बोलोगे ना तो आपको क्लियर होगा, अच्छा ये हम गलत सोच रहे हैं इस तरह से, तो क्लियर होगा। तो ऐसे ही एक स्टैंड लो, हर बार बोलता हूँ बच्चों को, जब कोई क्वेश्चन पूछा एक स्टैंड लो कि तुम्हारा क्या आंसर होगा। सो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का क्या मतलब है? चलो एक बार, या मैं बता दूंगा फिर तो वही होगी, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले तुम्हें खुद से पूछना है ना कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है, जब बताओगे तो मुझे समझ आएगा। मतलब सर, हम्म। सर लिमिट फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए। राइट। हाँ, तो इसका मतलब सीरीज जो है, सॉरी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, ही ना। कन्वर्जेंट होती, यस सर। ओके, ठीक है ना, मतलब सिंपल मैं ही बता देता हूँ एक बारी, तो क्या है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल, मतलब कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। या सब लोगों ने अपने तरीके से बताया, सही बताया। तो उसकी लिमिट जो है एक्चुअली एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होनी चाहिए, और वो लिमिट ऑब्वियसली फाइनाइट होगी तभी एग्जिस्ट करेगी, वरना अगर इन्फिनिटी आ गई तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का रियल का मतलब क्या है कि कोई एक रियल नंबर, मान लो सीक्वेंस एन है, तो एन सीक्वेंस की जो लिमिट है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे कोई फाइनाइट नंबर आ रही है और यूनिक होगी, ये मतलब हुआ। अब एक कंपैरिजन टेस्ट, अब तुम लोग याद करो खुद से, देखो बिना देखे बताओ, अब खुद से तुम पूछो, अभी क्लास के बाद भी कर सकते हो कि कंपैरिजन टेस्ट क्या है। तुम खुद से पूछो, या साथ में तुम नोटबुक है तुम्हारे पास तो लिखो, तुम पेन पेपर लेके रखो और तुम जो मैं बोल रहा हूँ तुम लिखो, कि जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूँ कंपैरिजन टेस्ट क्या है, तुम लिख के देखो अब क्या है, और फिर मुझे बताओ क्या है। कोई भी ट्राई करो, कंपैरिजन टेस्ट क्या है? सर अगर दो सीरीज है ए एन और बी एन, हम्म। अगर उनका रेशो फाइनाइट जाता है तो सर वे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेगी। ओके, तो सीक्वेंस किसका है, पॉजिटिव रियल नंबर का या कोई भी चलेगा, एक बार देखो। हम्म। हाँ ठीक है, सही बताओ, और कोई ट्राई करो। क्या एक ही स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट है, दो पॉइंट है एक्चुअली, सिर्फ एक ही पॉइंट है? हाँ जी,
तो देखो वो लोग बता ही नहीं रहे, शर्म क्यों आ रही है? गलत ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमसे मैं कह रहा 2 दिन पहले भी यही बोला था, यही करो कि सिलेबस उठाओ और एक-एक चीज़ खुद से पूछो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, तुम पढ़े कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? तो सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यूनिक होगी, फाइनाइट होगी ऑब्वियसली। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन जो भी आएगी वो लिमिट, हालाँकि वो एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनिशन है, वो भूल जाओ तुम। याद रख सकते हो कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर इज अ नेचुरल नंबर सच दैट एन माइनस जो लिमिट एल है उसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू दैट फाइनाइट नंबर जो नेचुरल एग्जिस्ट किया था। वो डेफिनेशन तुम देख सकते हो, तुम्हें मतलब समझना है। कंपैरिजन टेस्ट, तो अब देखो तुम पढ़ भी सकते हो ऐसे, लेकिन मेरा मानना है कि फिर से पढ़ोगे तो तुम्हें दिमाग में तो पता नहीं चलेगा तुम्हें याद है कि नहीं। तुम लिख के देखो कंपैरिजन टेस्ट में क्या है कि तुम्हारे पास 2 सीक्वेंस है एन और बी एन, उसके बाद सर विल कंपेयर लिमिट अगर एन बड़ी बाई सीरीज पी एन नॉन जीरो नेचुरल नंबर पे टेंड करे तो एक तो देखो, एक तो है कंपैरिजन टेस्ट, एक लिमिट कंपैरिजन, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है हालांकि। तो सिंपल कंपैरिजन जैसे हम दो सीरीज लेते हैं, कंपेयर करते हैं, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ट करती है तो छोटी भी कन्वर्ट करेगी, अगर छोटी सीरीज डाइवर्स करती है तो बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्स करेगी। हम्म सिंपल कंपैरिजन। लिमिट कंपैरिजन में जैसा पिछले बोला हम्म कि हम लोग दो सीरीज लेते हैं, उनका रेशियो लेते हैं हम्म और फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, फाइनाइट नंबर आता है। हम्म तो वो जैसा नेचर डिनोमिनेटर वाली सीरीज शो करती है वैसा ही डिनोमिनेटर वाली शो करती है। नहीं, लिमिट कंपैरिजन में 2 है, देखो ए एन और बी एन 2 सीरीज है पॉजिटिव टर्म की। तो ए एन अपॉन बी एन की आपने लिमिट लिया, मान लो एल है, और अगर वो लिमिट 0 आ गई, तो 0 भी आ सकती है, नॉन जीरो भी आ सकती है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर हम ले रहे हैं। तो अगर वो लिमिट 0 आ गई, तब वो होता है कि जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज होगी, डिनोमिनेटर वाली सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी वो कन्वर्ट करेगी, देन न्यूमरेटर वाली सीरीज कन्वर्ट करेगी। और एक है कि लिमिट अगर फाइनाइट आई, नॉन जीरो फाइनाइट आई, मोर देन जीरो आई, तो उस केस में इफ एंड ओनली इफ होता है। मतलब अगर समेशन ए एन कन्वर्ट कर रही है, इफ एंड ओनली इफ समेशन बी एन कन्वर्ट करेगी। मुझे लगता है ये सब मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो लेकिन फिर लिखेंगे टाइम लग जाएगा, ओनली डिस्कस कर लेते हैं फिर लिख के दिखा दिया। अब तुम अपना एक बार क्लास के बाद चाहो तो, अगर हो तुम्हारे पास टाइम तो एक बार जरूर रिवाइज करो, ठीक है ना। तो ये है। एनीवे नेक्स्ट देखते हैं। तो ये विजिबल है ना तुम लोगों को, आइए। तो अभी ये देखो व्हाट इज द रूट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट फिर से देखो। अब तुम चाहो तो बुक में देख सकते हो, लेकिन तुम्हें याद रहेगा कब, जब तुम लिख के देखोगे कि एग्जैक्टली तुम्हें याद है क्या। ठीक है, देखो कंपैरिजन टेस्ट था सिंपल कि दोनों पॉजिटिव टर्म की सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है, और जो लार्जर वाली सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज अगर वो फाइनाइट है, सम फाइनाइट है, या वो कन्वर्जेंट है, तो जो लोअर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। और अगर लोअर जो सीक्वेंस है उससे करस्पॉन्डिंग सीरीज डाइवर्स कर रही है, तो जो लार्जर सीक्वेंस थी वो भी डाइवर्स ही करेगी। ये हो गया कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन बताया जैसे उसने कि ए एन बी एन 2 सीरीज, अभी ए एन बी एन तो सीक्वेंस हालांकि पॉजिटिव टर्म्स के। अब ए एन के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज है और बी एन के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज है उसको तुम्हें कंपेयर करना है। तो उसके लिए लिमिट ए एन अपॉन बी एन, जो सीक्वेंस ए एन बी एन है उसके लिमिट निकालते हो रेशियो का। और अगर रेशियो की लिमिट मोर देन 0 आती है, पॉजिटिव आती है, तो दोनों सीक्वेंस का बिहेवियर सेम रहता है। सेम मतलब सीरीज ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली सीरीज बी एन कन्वर्जेस। बट अगर लिमिट वो 0 आ गई, ए एन अपॉन बी एन सीक्वेंस के लिमिट, जो ए एन अपॉन बी एन का जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट अगर 0 आ गई रेशियो की, तो जो लोअर जो डिनोमिनेटर में सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज अगर कन्वर्ट करेगी, तभी जो न्यूमरेटर में सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ट करेगी। ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है। अच्छा, मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, मैंने वो नोटबुक ओपन कर लिया, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो बताना, ठीक है। सो चलो ये हम देखते हैं आपको कौन होना है इसको। ओके नेक्स्ट। सो व्हाट इज रूट टेस्ट, ये तो पता ही होगा सबको, कोई बताओ, कोई भी बता सकते हो। देखो इससे तुम्हारा रिवीजन होगा, बोलोगे तो बोलने से ज़्यादा याद रहता है। रूट टेस्ट क्या है? सर एक क्वेश्चन था, ये जो कंपैरिजन टेस्ट में एन और बी एन है, तो अब उसमें हमें मान लीजिए अगर बी एन से हम सोचे कि ए एन से सोचे, क्योंकि
दोनों का जैसे है दिया हुआ है कि bn कन्वर्ज करेगा तो an कन्वर्ज करेगा, हाँ। या तो an डाइवर्स करेगा तो bn डाइवर्स करेगा। जी जी तो हमें जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम an के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि bn के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। ओके अब जैसे आपने एक एग्जाम्पल तो करवाया था जो पी टेस्ट को लेके, राइट तो उसमें जैसे 1/n² प्लस n और 1/n² लिया था, तो उसमें ये दिखा दिया था कि 1/n² कन्वर्जेंट है, तो 1/n² प्लस 1 भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसमें bn लेके दिखाया गया है, तो ये जरूरी है कि bn मतलब कैसे कंसीडर करें, पॉइंट इज दिस। यस देखो होता क्या है, जो सीरीज आपको गिवन होती है, जो भी सीरीज आपको गिवन है, तो उस सीरीज को आप समेशन ए एन लो। जैसे मान लो सीरीज आपको ए एन की गिवन है, ठीक है ना, तो अब बी एन आप खुद कंस्ट्रक्ट करोगे, बी एन आप खुद कंस्ट्रक्ट करोगे जिसके साथ कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है ना। अब जो बी एन आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट बी एन। तो बी एन तुम ऐसा लो कि इसके बारे में तुम्हारे पास ऑलरेडी जानकारी है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ताकि हम ए एन के बारे में डिसाइड कर सके, क्योंकि क्वेश्चन में समेशन ए एन पूछा गया है आपसे। डज इट मेक सेंस? अच्छा, समझ आया कुछ? ओके हाँ। ओके ओके। तो बी एन आप अज्यूम करते हो, तो आपको ऐसा बी एन अज्यूम करना है कि आपको पता हो। जैसे आपने देखा, जैसे आपने एग्जांपल बोला, मान लो मुझे ये कंपेयर करना है या इसको कंपेयर करना है, तो हम जनरली क्या करते हैं, ये लेते हैं। तो मुझे इसके बारे में पता है पी टेस्ट से, तो मैंने ये समेशन बी एन अज्यूम किया है इसको, और मुझे इसके बारे में डिसाइड करना है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर लिमिट कंपेरिजन लगाऊंगा, फिर रेशियो लेके देखूंगा क्या आ रहा है रेशियो, इसका रेशियो 1 आएगी तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा। तो मुझे पता है कि ये कन्वर्जेंट है, इसीलिए ये भी कन्वर्जेंट है। अगर ये डाइवर्स करती तो ये भी डाइवर्स करेगी, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में जैसे हमें मिल गया कि 1/n² बड़ा है रादर देन, मतलब bn वाला बड़ा पॉइंट ऑफ है, हाँ बट हमें मतलब जो दिया था वो छोटा था और हमने बड़ा वाला कंसीडर किया, मतलब जो ये डिनोमिनेटर कंपेयर किए तो हाँ हाँ हाँ, ये वाला बड़ा है, ये हमें मिल गया। अब हमें जैसे क्या बोलते हैं, कोई बड़ा दिया है तो फिर हमें छोटा लेके देखना पड़ेगा, एज इन तब हम ये देखेंगे कि an डाइवर्स कर रहा है तो bn डाइवर्स करेगा, मतलब यस दिस इज द लॉजिक, यस। तो आपको खुद से Okay. वैसे ढूंढने पड़ेंगे, यस। सो कंपैरिजन टेस्ट जो आप कह रहे थे वो कंपैरिजन टेस्ट हुआ। लिमिट कंपैरिजन में रेशियो लेते हैं, है ना, तो ठीक है, तो वो खुद से कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, यस। चलिए, हाँ मैं पूछ रहा था, और किसी को क्वेरी हो तो पूछो, इससे डिस्कशन होगा तो चीज़ें क्लियर होंगी, पूछो बताओ, है ना, इस तरह से। सो अभी क्या है, अब बताओ मुझे कोई, व्हाट इज द रूट टेस्ट? सर समेशन एक सीक्वेंस है, हाँ लिमिट n बाई n पावर 1/n अगर l हो हाँ और l लेस देन 1 हो तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट है, अगर इक्वल्स टू 1 हो तो कुछ भी नहीं बोल सकते, तो एक मिनट, फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सीरीज एन है ना, अब तुमने कहा कि एल तुम्हारा है ए एन की पावर 1/n, ये है, हाँ इसकी लिमिट है एक्चुअली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब बताओ एल मोर देन 1 पे क्या होता है, एल लेस देन 1 पे क्या होता है, एल इक्वल टू 1 पे क्या होता है? हाँ जी, मोर देन 1 पे डाइवर्जेंट, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, l इक्वल्स टू 1 पे कुछ नहीं बोल बाकी सकते। लोग एग्री करते हैं? यस सर, ठीक है। सो ठीक है ना, सो लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और टेस्ट फेल्स, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट है आपके पास रेशियो टेस्ट, वो क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an प्लस 1/an इज इक्वल टू l, l लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, और इज इक्वल टू भी टेस्ट फेल। राइट, वैसे ही है, ठीक है ना। तो यहाँ भी एल जो है तुम्हारा an+1/an है, इसका ये है। अब तुम्हारे पास ये सेम रिजल्ट यहाँ भी है इसके लिए। सो ये था, और ये दोनों के लिए कंक्लूजन सेम ही है कि मोर देन 1 पे डाइवर्जेंट और लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट और इक्वल टू 1 पे कुछ। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारे पास, जो देखो अब सिलेबस में है तो इसके बाहर तो नहीं आने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आएगा या तो आपसे सीक्वेंस की लिमिट पूछ लेगा वो, या कंपैरिजन टेस्ट पे क्वेश्चंस होंगे, या रूट टेस्ट पे होंगे, या रेशियो टेस्ट पे होंगे, तो सिलेबस के हिसाब से ही होने चाहिए। ये है, तो ये आपका सीक्वेंस सीरीज में ये मेनली 4 टॉपिक इसने मेंशन किया है।
हालांकि आसपास की चीज़ें भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है, जैसे अब डिफरेंशियल कैलकुलस में है, सो लिमिट्स। अब लिमिट्स में क्या है कि डेफिनेशन हालांकि लगा सकते हो तुम, डेफिनेशन समझना लिमिट्स क्या होता है ऐसे। तो लिमिट्स जनरली है क्या, मतलब कोई बताना चाहे लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी फाइंड। सो लिमिट क्या होता है, मतलब लिमिट्स का मीनिंग क्या है। तो लिमिट कहीं ना कहीं से आता है, अप्रोचेस टू वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। सो एक एक्स अप्रोचेस टू ए का क्या मतलब है, इट इज क्लोज टू हाँ मतलब ए के नेबरहुड में है वो, है ना। ए के आसपास सर है, राइट, ए नहीं है वो एग्जैक्ट एक्चुअली, नहीं है। हाँ एग्जैक्टली यस ए नहीं हो सकता वो, ए के थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम है, नेबरहुड में है वो, ओके। तो लिमिट का मतलब ये होता है कि जब एक्स किसी पर्टिकुलर नंबर के वेरी क्लोज है, तो वो जो फंक्शन है वो किस नंबर के क्लोज आएगी, तो वो आपका लिमिट है, फाइन। अब लिमिट निकालने के प्रोसेस में आप जानते हो कि कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं जिसकी कोई वैल्यू डिटर्मिन नहीं है, मतलब उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो जब कुछ भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मतलब वो इनडिटर्मिनेट है, तो आपको उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कुछ आंसर निकालना पड़ेगा। तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप सब जानते हैं, कोई बताओ एक बारी, खुद से पूछो इनडिटर्मिनेट टर्म्स कौन कौन से होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन से हैं। की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं, 7 फॉर्म है, सातों बताओ, कोई भी बताओ, लेकिन याद होने चाहिए तुम्हें। तुम मैंने कहा फिर पेन पेपर लेके लिखो, अभी तुम पेन पेपर लेके बैठो, मतलब कहीं बुक मत खोलो, बस ऐसे। 0/0, infinity by infinity, हाँ 0 raised to infinity, 1 raised to infinity, infinity minus infinity. 7 हो गए। कोई और ट्राई करो फिर से, तुमने एक बोला है 0 रेज़ टू इन्फिनिटी, वो तो इंटरमीडिएट है ही नहीं। कोई और ट्राई कर दो, बस यही प्रोसेस है आपको जानने का कि आपको कितना याद है। तो जब तक आप खुद से पूछोगे नहीं, देख देख के लिखोगे नहीं, मतलब खुद से लिखोगे नहीं, तो पता कैसे लगेगा याद है कि नहीं। बताइए फिर से, बताओ, चलो जो बता रहे थे कोई भी बताओ फिर से एक बार, मैं लिखता हूँ जो बोल रहे हो तुम। 0/0, 0/0, हाँ। infinity by infinity, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 raised to infinity, 1 रेज़ टू इन्फिनिटी, infinity minus infinity, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, infinity raised to 0, हाँ इन्फिनिटी रेज़ टू ज़ीरो। और बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं, 7 होते हैं। अब एग्जाम में किसी भी इस फॉर्म का लिमिट हुआ तो यू कैन नॉट पुट द वैल्यू। 0 रेज़ टू 0 और 0 into infinity. हाँ 0 × है ना। ठीक है, तो ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। अगर तुमने वैल्यू डायरेक्टली पुट की, जैसे होता है ना लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, अब तुम x को a रखे और इनमें से कोई एक बन रहा है, इसका मतलब तुम नहीं पुट कर सकते बिकॉज इट इज़ इनडिटर्मिनेट। सो नाउ यू हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई और उसको हटाना पड़ेगा इंडिटरमिनेट फॉर्म, उसके बाद पुट कर सकते हो। तो उसी प्रोसेस में एल हॉपिटल रूल है जो इसके लिए काम करता है। 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए वो फॉर्मूला है ना, कि लाइक अगर ऐसा हो रहा हो लिमिट x टेंस टू मान लो a है और एफ एक्स की पावर जी एक्स है मान लो, तो इस ये इक्वल होगी लिमिट एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स के, और यहाँ लिमिट x टेंस टू जो भी a है a लगा दो या ऊपर लगा सकते हो। तो ये ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है, तब ये कब होगा, जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का हो, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, ठीक है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए है। बाकी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी है तो यहाँ इसके लिए एल हॉपिटल रूल होता है। अब ये है तो इसमें क्या तुम अगर कॉमन ले लो, ये कुछ ऐसा हो गया 1/0 माइनस 1/0, तुम बाद में इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लो तो 0/0 बना सकते हो एंड में। ऐसा नहीं करा 0/0 हर, मतलब इस तरह से एंड में तुम सिंप्लीफाई करके बना सकते हो, और वो फिर एल हॉपिटल लगा लो। यहाँ है इस तरह का हो जाए, फिर से कुछ लॉग ले लो या कुछ इस तरह से प्रोसेस कर लो, यहाँ भी तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये चीज़ है। ये 0 इंटू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को 1/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो 0/0 बना सकते हो। तो एक जो भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, एक को दूसरे के फॉर्म में लाया जा सकता है कुछ सिंप्लीफाई करके। तो अगर कोई और फॉर्म है तो सबको चाहो तो 0/0 में ला सकते हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। एक्सपेंशन होता है इस प्रोसेस में कि एक्सपेंशन यूज़ कर लो। तो लिमिट फाइंड करने के प्रोसेस में कई सारे रास्ते हैं, एल हॉपिटल रूल हो गया, फॉर्मूला हो गया,
एक्सपेंशन हो गया, इस तरह से कुछ तरीके हैं जो निकाल सकते हैं। तो ये तो लिमिट हो गया कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की जब x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू गिवन होती है। हाउ डू यू डिफाइन कॉन्टिन्यूटी? कोई भी डिफाइन करो, कंटिन्यूटी डिफाइन कैसे करते हो? किसी पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए जब। बस दो ही काफी है। और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। हाँ, तीन चीज है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से। सो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी। अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी। हाउ डू यू डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी? डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो तुम? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? सर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर उसको राइट लेफ्ट हैंड हैंड लिमिट इक्वल आ डेरिवेटिव जाए। और राइट तो हैंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव सेम हो continuous जाए। हाँ, नहीं डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, सिंपल। यस सर, यस। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का ये डेफिनेशन है। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए। तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, ये उसकी डेफिनेशन है। इसी को तुम लोग अलग अलग तरीके से देखते होगे। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को ए रख दिया ना, हाँ एक्स को ए प्लस एच रख दिया, ए प्लस माइनस ए अपॉन एच, यही इसी का ये भी डेफिनेशन है। फिर तुम कहते हो जब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मैं पूछ रहा था ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, तो अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ले लोगे तो उसी को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट ले लोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। और दोनों इक्वल है तभी लिमिट के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, सॉरी तभी इस ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी उस केस में। तो ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी का और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसा है। अब आगे, तो ये तो हो गया डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है। तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पे। ओके, तो अब नेक्स्ट, हाँ अब होता है कि लिमिट वैसे ही है टू वेरिएबल में, वैसे ही बस टू वेरिएबल में ये होता है कि जैसे तुम वन वेरिएबल में लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है नेबरहुड, जो वन वेरिएबल का नेबरहुड है वो नंबर लाइन का है ना, ये नेबरहुड है वन वेरिएबल में। टू वेरिएबल मान लो ओरिजिन के पॉइंट देख रहे हो, तो ओरिजिन के आसपास के जितने पॉइंट है ये पूरा जो है तुम्हारा नेबरहुड है, समझ रहे हो? तो ये होता है नेबरहुड। वन एक्स टेंस टू ए लिखा है तो एक्स की वैल्यू ए के आसपास होगी। यहाँ लिखा रहता है एक्स वाई टेंस टू मान लो फॉर एग्जाम्पल ए बी या 0 0 अगर है मान लो सपोज, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के आसपास के जितने भी पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट निकालनी है आपको, ऐसा होता है। तो इसी प्रोसेस में आपको याद आता है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो कि x को r cos थीटा और y को r sin थीटा, ये करते हो ना, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो दिख जाएगा। नहीं तो किसी पर्टिकुलर कर्व के अलॉन्ग, देखो तुम कोई भी कर्व ले सकते हो यहाँ पे जो ओरिजिन से पास कर रही है, अगर किसी एक कर्व के अलॉन्ग कुछ और आंसर आ रहा है, दूसरे कर्व के अलॉन्ग कुछ और आंसर आ रहा है, तो मतलब लिमिट यूनिक नहीं है। तुम्हें याद होगा तुम लोग ऐसा करते हो ना, y बराबर mx ले लेते हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे x0 तो y0 है। अब अगर वो m पे डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। क्यों? क्योंकि y बराबर अगर mx है तो y बराबर x लिया तो मेरा आंसर कुछ और आएगा, y बराबर 2x लूंगा तो कुछ और आंसर आएगा। लेकिन ये कहता है कि ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी लाइन लो तुम, लिमिट यूनिक होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये टू वेरिएबल लिमिट का मतलब क्या है कि यू आर यहाँ पे बस तुम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करोगे वन वेरिएबल के लिमिट में, बट टू वेरिएबल के लिमिट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हें हर पॉइंट के हर कर्व के करस्पॉन्डिंग सोचना पड़ता है। यहाँ तुम्हें सोचना होता है, यू हैव टू थिंक अबाउट एनी कर्व पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, इस तरह से जो उसके नेबरहुड में है। तो इस तरह यहाँ सिर्फ लेफ्ट देखो, तो तुमने टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन में कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं देखा होगा। देखो ध्यान से देखना, तुम जो भी दो में इस तरह के एक्स वाई टेंस टू 0 0 है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कहीं ऐसा डिफाइन नहीं किया होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, वो वन वेरिएबल में होता है जो एक वेरिएबल की लिमिट है। अगर दो वेरिएबल की लिमिट है वहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं होता, क्योंकि उसका दो इसमें क्या लंबा लाइन है तो उसके राइट या लेफ्ट में होगा। यहाँ क्या है 2D है तो कहीं भी हो सकता है उसके चारों तरफ, तो जो नेबरहुड है इसका पूरा एक सर्कल बनता है। ठीक है ना, तो एनीवे लिमिट ये है। कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन सिमिलर ही है
कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट इक्वल है, 2 वेरिएबल में भी, है ना, 2 वेरिएबल में भी सेम ही डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी का भी, जो 1 वेरिएबल का वही 2 वेरिएबल का है कि लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पे और वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल हो। और डिफरेंशिएबिलिटी 2 वेरिएबल में क्या होता है? सो हाउ डू यू डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी इन 2 वेरिएबल? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? मान लो कोई फंक्शन है एफ डबल डैश एक्स, मतलब कोई फंक्शन है अभी, कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल कब होगा? एफ इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ, बताओ। एफ इज डिफरेंशिएबल, 2 वेरिएबल का फंक्शन है ये, एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी इफ एंड ओनली इफ। कोई कंडीशन बताओ मुझे कि जो 2 वेरिएबल का फंक्शन है पॉइंट ए बी पे डिफरेंशिएबल कब होगी? सर एक तो होता है जो रिपीटेड लिमिट है वो अगर इक्वल हो तो ओके, पार्शियल डेरिव, हाँ वो तो वन वे थ्योरम है, हाँ वो एक कंडीशन है ना, क्या है वहाँ पे? लिमिट, मैं ये पूछ रहा हूँ, एच के टेंस टू 0 0 क्या होता है जी? एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, A plus हाँ H बोलो। minus F of AB minus H into AB एफ एक्स, minus K एफ एक्स एट ए बी पार्शियल FX into डेरिवेटिव, हाँ। AB हाँ minus K into FY AB by under root H square plus T। राइट राइट, इसका ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो पक्का वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ वाई है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर ये क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो मीन्स दिस इज डिफरेंशिएबल। एग्जिस्ट करती है, जीरो होती है? क्या सर पूछे हैं आप? ये डिफरेंशिएबल होने के लिए एग्जिस्ट करना काफी है या इक्वल टू जीरो होना चाहिए? सर यहाँ कर्व पे मतलब कोई कर्व लेके पुट करेंगे यदि मतलब किसी मतलब एम मतलब डिपेंड हो जाएगा कांस्टेंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नहीं, मैं ये जो कंडीशन जिसने बताए हैं मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द कंडीशन? exist हाँ सर, जीरो हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल होगा। सर एग्जिस्ट होना काफी है। एग्जिस्ट करना काफी है। existing नहीं, ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो इक्वल टू जीरो आनी चाहिए, एक बार चेक करना बुक में तुम। सो ये इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, एक बार चेक करके देखो तुम लोग, तो यू कैन रीड इन बुक, नो प्रॉब्लम, है ना। सो इसको जीरो होना पड़ेगा, अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तभी तुम बोल सकते हो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 2 वेरिएबल का फंक्शन हो, डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे अगर ये लिमिट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आती हो। तो अगर जीरो आ रही है तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, सेम 3 वेरिएबल में भी हो जाएगा, ठीक है। तो तुम वेरीफाई करना, तुम्हारे पास नोट्स हो या किसी बुक से तुम्हें पढ़ा तो वो वेरीफाई करना जस्ट, ठीक है। ये है, सो ये हो गया डिफरेंशियलिटी किसी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास अब रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ कोई। सर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस रहता है, ओपन इंटरवल में हाँ डिफरेंशिएबल रहता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, सी ए बी के बीच में लाई करता है। हाँ, सो देयर एग्जिस्ट सी, मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन एफ है जो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है और क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस है, ओपन ए बी पे डिफरेंशिएबल है। देन अच्छा, इस तरीके से एफ ए बराबर एफ बी है ना रोल्स थ्योरम में। सो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर जीरो, है ना, उन्होंने बताया, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम बताओ कोई। सर इसमें एक चेंज हो जाता है बस कि जो लास्ट वाली स्टेटमेंट रहती है ना, एफ बी माइनस एफ ए हाँ अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। हाँ, तो यहाँ पे एफ ए और एफ बी इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। हाँ ठीक है,
तो इसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो रोल्स थ्योरम बन जाएगा। हाँ, तो वो चूंकि एफ ए और ए बी वहाँ इक्वल रहता है, रोल्स थ्योरम में स्पेशल केस है, वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ बस ये है कि मीन वैल्यू थ्योरम में कि फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल ओपन ए बी पे, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन सी सच दैट एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये टेलर्स थ्योरम क्या है? सर किसी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं इसमें, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर एफ डैश डबल डैश ए, मतलब ऐसे हाँ, इसमें रिमाइंडर रहेगी। टर्म एक्चुअली क्या करते हो तुम, कुछ टर्म तक एक्चुअली टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या है, तुम उसको इन्फिनाइट सीरीज के टर्म्स में लिखते हो, और टेलर थ्योरम में क्या है एक्चुअली कि जस्ट तुम कुछ टर्म तक एक्सपैंड करते हो, उसमें एक एरर टर्म भी होता है, तुम्हें अगर याद हो तो, है ना। तो थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा इसमें क्या है। सो टेलर थ्योरम में एक एरर टर्म भी आता है एंड में, तुम देखोगे तो, मतलब इसमें फाइनाइट टर्म के लिए हम इन टर्म्स तक एक्सपैंड करते हैं, जैसे तुमने वही जैसे एक्सपेंशन करते हो करना वैसे ही है, बट इसमें एक एरर टर्म होता है एंड में। तो इनफिनाइट सीरीज नहीं होता, बाद में टेलर सीरीज एक्सपेंशन अलग है, तो मतलब उसी से आगे जाके वो एक्सटेंड हो जाता है इनफिनाइट तक, ये चीज़ है। ठीक है, जैसे वो स्टेटमेंट पढ़ लेना, वो चीज़ है टेलर्स थ्योरम में कि यू कैन एक्सपेंड द फंक्शन एफ एक्स बराबर, मान लो सी पॉइंट के अराउंड तुम एक्सपैंड कर रहे हो, तो हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ सी प्लस एफ डैश सी अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस सी प्लस एफ डबल डैश सी अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस सी होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो टेलर्स थ्योरम उस तरीके, प्लस लास्ट में अगर मान लो nth डेरिवेटिव एफ एन सी अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स माइनस सी की पावर n, और इनटू में फिर तुम्हारे पास रहेगा लास्ट में एक क्या रिमाइंडर टर्म बोलते हैं ना, उसको हम रिमाइंडर टर्म बोलते हैं, और रिमाइंडर टर्म क्या होगा भाई, एन प्लस वन एथ डेरिवेटिव होगा अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल और एक्स माइनस सी की पावर n, इस तरीके से होगा। तो अब इंटरमीडिएट, अच्छा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अच्छा ये तो हमने डिस्कस किया ही है कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, तो वो लिमिट में उसकी वैल्यू आती है, तो यू कैन नॉट पुट द लिमिट, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फर्दर। अच्छा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 1 एंड 2 रियल वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल में मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हो फंक्शन की? सो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो ना, किसी भी 1 वेरिएबल फंक्शन की अगर मैक्सिमा या मिनिमा की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, उस पर भी मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। और डिफरेंशिएट तुम किस पॉइंट पे करते हो, जहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश सी को 0 पुट करो, वहाँ से फिर सी की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो और उसके बाद फिर जो सी की वैल्यू आई वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, डबल डेरिवेटिव निकालो, नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा, इस तरीके से, है ना। उस तरीके से मतलब एक वो है ना, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा ना, और नेगेटिव है तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव 2 डेरिवेटिव टेस्ट होता है, एक साइंस स्कीम से भी करते हैं हम लोग। किसी पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो मैक्सिमा होगा, किसी पॉइंट से डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो मिनिमम होगा। ऐसा पता नहीं लैंग्वेज से तुम लोगों को बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन चूंकि पढ़ चुके हो पहले तुम लोग, तो जो लोग पढ़े उनको रिकॉल कर पा रहे होंगे, ऑब्वियसली सब लोग कर ही पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब 2 वेरिएबल में क्या होता है, वैसे ही तुम करते हो कि जिस मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हो, सर आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं सर, अगर लेस देन 0 है और ए भी लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होगा, और ग्रेटर देन 0 है ए और आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है तो मिनिमम होगा। तो इसमें क्या है कि जस्ट तुम पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे ना अभी, तो तुम डिफरेंशिएट करते हो एक्स के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव 0 पुट करते हो, देन वाई, हाँ सर, ग्रेटर देन 0 होगा, जब एफ डबल एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो शायद मैक्स होगा, जब वो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इसमें होगा कंडीशन ये इसमें कंडीशन भी है सर, देखो ए लेस देन 0 होता मैक्सिमम होगा और ए ग्रेटर देन 0 तो देखो होता क्या है, हाँ हाँ वही जैसे तुम क्या करते हो, कोई 2 वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे कुछ क्लियर ना हो तो बोलो लिख के दिखा दो, मैं लिख के भी दिखा दूंगा, तुम बस बताना पड़ेगा तुम्हें। तो कोई फंक्शन 2 वेरिएबल का है, तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा की बात करनी, तो एफ एक्स निकालते हो 0 पुट करते हो, एफ वाई निकालते हो 0 पुट करते हो, इससे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, मान लो ए बी आर्बिट्री क्रिटिकल पॉइंट है। अब तुम क्या करते हो, एफ एक्स एक्स निकालते हो, एफ एक्स वाई निकालते हो, एफ वाई वाई फाइंड करते हो, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू फाइंड करते हो, तो इसका बुक में नाम ऐसा रहता है आर एस
टी, ठीक है, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई। अब क्या करते हो बताओ, जो तुम लोग कह रहे थे। RT माइनस एक्स एस स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं सर इसमें फिर। ठीक है, फिर सर अगर ये लेस देन ये जीरो है ग्रेटर और देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए। ग्रेटर जीरो होना चाहिए, यस। और एफ डबल एक्स फिर आर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब मिनिमम होगा वो। आर जो था एफ एक्स एक्स था, अगर मोर देन जीरो है तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगी, लोकल मिनिमा। यही चीज लेस देन हो जाएगा तो मैक्स हो जाएगा। और एफ एक्स वाई अगर लेस देन है तो मैक्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वन वेरिएबल में क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव, वन वेरिएबल में देखोगे ना, तो जो डबल डेरिवेटिव है वन वेरिएबल में, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा होता है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा होता है, ठीक है ना। वैसे ही उसी लॉजिक से याद रख सकते हो तुम। सो यहाँ भी एफ एक्स एक्स ही है। सो अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। सो एफ एक्स एक्स सही है, मतलब ये यही वाली चीज़ है। सो नेगेटिव है तो मैक्सिमा। ओके, अब अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो सैडल पॉइंट सर इसमें मतलब कुछ नहीं कर सैडल सकते। पॉइंट का मतलब है, इक्वल टू भी होना चाहिए। नहीं नहीं अभी नहीं, नॉट टू इक्वल टू। एक तो सैडल पॉइंट का मतलब है कि पक्का है कि दिस इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, ठीक है। सो नाइदर मैक्सिमा है और नॉर मिनिमम, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, तो इस तरीके से है। सर मान लीजिए जीरो आ गया, तब उसे क्या बोलेंगे? हाँ, कैलकुलेट करना अब पड़ेगा सर जीरो उसको आ फिर। गया तो टेस्ट फेल हो गया, कोई कंक्लूजन नहीं, नो कंक्लूजन। जैसे डबल सिंगल वेरिएबल में अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ भी वही होता है, टेस्ट फेल्स, सिंगल वेरिएबल फंक्शन में। और टू वेरिएबल है तो इसको चेक करते हैं, अगर ये जीरो आ गया तो नो कंक्लूजन। तो उसके लिए फिर तुम्हें जो पॉइंट दे रखा है उसको उसके नेबरहुड से कंपेयर करोगे कि उसके आसपास का जो पॉइंट है क्या उसके कंपेरिजन में वो हमेशा मैक्सिमा देगा या हमेशा मिनिमा देगा, या ऐसा हुआ दो पॉइंट ऐसा मिल गया कि एक पे उससे कम वैल्यू है, एक पे उससे ज़्यादा वैल्यू है, तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो वो तुम्हें मैनुअली चेक करना पड़ेगा वैल्यू निकाल के, नेबरहुड को देख के। कोई डायरेक्ट रूल नहीं, यहाँ टेस्ट फेल हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही है, फेल हो जाता है। तो ये हो गया मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल एंड वन वेरिएबल फंक्शन। कुछ डाउट किसी को है तो पूछो, सीक्वेंस सीरीज या डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। अभी जस्ट हम एक बार डेफिनेशन रिकॉल कर रहे हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ें, इंटीग्रल कैलकुलस। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, बताओ इसका स्टेटमेंट क्या है। कई बार इसका स्टेटमेंट कोई क्वेश्चन बना देता है, पीछे पूछा भी था बच्चा एक, तो इसका पहले स्टेटमेंट बताओ, व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। कोई बताओ। Integral from P f of x is f of x is equal to capital F of x या अगर from A to B हाँ, मतलब अगर यहाँ कैपिटल एफ लिख देते हैं, यस। minus lower value। तो ये जस्ट कैपिटल एफ एक्स इस तरह से है कि तुमने डिफरेंशिएट किया कैपिटल एफ एक्स को तो स्मॉल एफ एक्स आ गया। तो तुम डेफिनेशन जानते हो हालांकि कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होता है ऐसे। तो ये तो हो गया इनडेफिनिट। अब यहाँ डेफिनिट के लिए है ये, तो जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल वो ये कहता है कि अगर कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ है, मैं वैसे लिख रहा हूँ, तो अब क्या होगा, स्मॉल एफ का इंटीग्रल, हाँ अब ये ले लो, चलो इस हिसाब से करता हूँ मैं जो यहाँ डिफाइन किया उसके हिसाब से कर रहा हूँ। तो स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, कोई बताओ क्या लिखूँ मैं। कैपिटल F of x। हाँ तो वो लिमिट रखोगे ए से बी है, सो कैपिटल एफ बी माइनस v माइनस है। तो ये जो स्टेटमेंट है यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कि एफ कोई, हालांकि कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो है ना, या स्मॉल एफ जो है इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो ए से बी में इंटीग्रेबल है, तो उस केस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होगा एफ बी माइनस एफ है, जहाँ पे कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला हूँ मैं अभी, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब यहाँ है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। डबल ट्रिपल इंटीग्रल क्या सॉल्व करना है तुम्हें, इसमें मेनली क्या कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें डबल इंटीग्रल दे रखा है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें कि सॉल्व करने हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर सीखना है कैसे करते हैं,
है ना, इसका कोई डेफिनेशन, तो ऐसा डेफिनेशन क्या है, ये इस तरह का हो सकता है या ये इस तरह का हो सकता है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इस तरह से ट्रिपल इंटीग्रल इस तरह से ना, कोई यहाँ फंक्शन हो सकता है यहाँ पे एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, या जस्ट डी एक्स डी वाई डी जेड हो सकता है। तो ये सब जस्ट अब इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि इस पे कैसे सॉल्व करने हैं। तो तुमने ऑब्वियसली सब लोगों ने किया ही है, तो टेंशन नहीं लेना है अब। तो ये आगे है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट। एप्लीकेशन क्या है इसका, मेनली एरिया निकालने के लिए, है ना, या आर्क लेंथ हो गया, एरिया या वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे एरिया क्या होता है, अगर तुम किसी दो कर्व के बीच का एरिया की बात करो, मान लो कोई भी दो कर्व, सपोज यही दोनों कर्व है, ए बी से है, और ये ऊपर वाला मान लो एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तुम क्या करो पहले, अगर लिमिट, हाँ ऊपर वाले का निकाल के माइनस कर देंगे नीचे हाँ वाले यस, में से। तुम ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो डी वाई डी एक्स लिख लिया, तो वाई की लिमिट है जी एक्स टू एफ एक्स और एक्स की लिमिट है ए टू बी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ऐसा हो गया जी एक्स टू एफ एक्स, इस तरह से ये हो गया। एंड इस तरह लिख सकते हो। वैसे ही दूसरे अगर लेफ्ट राइट में वैसे भी कर सकते हो, कई बार कर्व ऐसे होते हैं कि मान लो इस तरीके से, सो फॉर एग्जांपल तुम्हें इस रीजन का एरिया निकालना है, अभी जो मैंने निकाला वो इस रीजन का फाइंड किया है, अभी मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है, ये जो सेट कर रहा हूँ। अब ये राइट वाला मान लो फंक्शन, चूँकि तुम्हें यहाँ x बराबर लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल जी वाई है वैसा लिखना पड़ेगा, और लोअर कर्व है x इज इक्वल टू मान लो एच वाई फॉर एग्जांपल, तो उस केस में, और ये मान लो सी डी है, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे डबल इंटीग्रल, अब तुम्हें डी एक्स डी वाई लिखना पहले, तो स्ट्रिप बनाओगे तो x की वैल्यू कहाँ है, एच एच वाई वाई से से एच एक्स, जी वाई, नहीं वाई, जी है जी वाई, और फिर जी अब वाई y है कहाँ से कहाँ तक है, तो c से d, डी टू सी। नहीं लो टू लोअर, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने डी टू सी लिखा है, तो मुझे डी टू सी लिखना पड़ेगा, यस, क्योंकि लो टू अप, यस, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से। तो ये एरिया हो जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो गया। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है किसी कर्व का, आर्क लेंथ, कोई बताओ, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। So limit a to b under root 1 plus dy by dx square of dy by dx हाँ, and then dx. इसका होल स्क्वायर डी एक्स, या इसी को डिफरेंट फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे देखा था आपने कि 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई 1 plus होल स्क्वायर dx by dy डी वाई। dy. अब लिमिट यहाँ देख लेंगे, y का जो भी है, y का जो लिमिट होगा उसके हिसाब से, या ऐसे हो सकता है कि रूट अंडर डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर डी टी, अब टी की जो भी लिमिट है, मान लो टी वन से टी टू, या हालांकि इसको लोग तुम देखोगे इस तरह से लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, डायरेक्टली ये इंटीग्रेट कर लो, तुम्हें वैसे ही है, या शॉर्ट में लोग डी एस भी लिखते हैं, ये एस यही है डी एस की वैल्यू, सो डी एस इज दिस ओनली। तो आर्कलेंथ का ये, सर एक ना हाँ टेस्ट 5 में एक क्वेश्चन में डाउट है, मतलब दो क्वेश्चन से, एक आर्क लेंथ का और एक चेंज ऑफ ऑर्डर का, तो उसका एक बार ग्राफ बता दो। अच्छा, तो वो तुम्हें क्वेश्चन भेजना पड़ेगा ना उसके लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ टेस्ट 5 मुझे ओपन करें। नहीं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ सर आपको अभी पूरी इक्वेशन, या फिर मैं पिक्चर भेज देती हूँ। x दे दो, मैं तो आगे अभी x की क्वेश्चंस करते लिमिट्स हैं। -1। एक बार इसको पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले, वरना ये बीच में रह जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ना ग्रुप पे, फिर देख लेते हैं। हाँ ठीक है सर। हाँ एक बार कॉन्सेप्ट पहले पूरा कंप्लीट कर दे, वरना फिर छूट जाएगा ये, वो है तो। सर वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, जैसे कोई कर्व है तो तुम्हें दे रखा है, तो वॉल्यूम जो है जैसे डी एक्स डी वाई डी जेड, ये फॉर्मूला सिंपली वॉल्यूम का, या उससे देख लो। जैसे एरिया क्या था, इस तरह से था डी एक्स डी वाई, है ना, तो इस तरीके से, है ना, तो उस तरीके से हो जाएगा।
जिस भी रीजन पे, वो रीजन के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी पहले एक बार ये कॉन्सेप्ट देख लो, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, डाउट्स। सो इससे फाइंड हो जाएगा ना, आर्क लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इस तरीके से आ गया। अब रैंक, हाउ डू यू डिफाइन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? बताओ रैंक कैसे डिफाइन करते हो? रैंक क्या होता है? सर वो रो इचेलन फॉर्म बना के नॉन जीरो रोज देखते कितनी है, वो रैंक होती है। हाँ, सो रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बना लो, देख लो कितने नॉन जीरो या लिनियरली इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ रो या कॉलम्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स निकालना आता ही होगा। इनवर्स को डिफाइन कैसे करते हो तुम लोग? डेफिनेशन क्या है इनवर्स का? सर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। हाँ, तो मतलब ऐसा होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है, इस तरीके से। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है कि जो हमारा तुम्हारे पास जो भी है एम इक्वेशंस हैं, एन अननोन्स हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें ए एक्स बराबर बी की एक मैट्रिक्स है ना, सिस्टम को तुम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब उस केस में क्या होगा कि क्या करोगे, तो रैंक निकालते हो ए ऑगमेंटेड बी की, तो ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक इक्वल है, और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है ना, एन के इक्वल। नंबर ऑफ अननोन्स के तो सॉरी, रिजोल्यूशन रहेगा। हाँ, तो नंबर ऑफ अननोन्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, यस। तो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यस। एंड और If not, then infinite solutions, and if augmented matrix का rank is not equal to matrix A का rank, then we don't have a particular solution. हाँ, मतलब यू हैव नो Like नो A, सॉल्यूशन देन। inconsistent. हाँ, इनकंसिस्टेंट मीन्स देर इज नो सॉल्यूशन, तो जीरो सॉल्यूशन मतलब। सो रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड बी आर इक्वल, एंड दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। इन दैट केस यू हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ए एंड रैंक ए ऑगमेंटेड बी इक्वल है बट दे आर लेस देन एन नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो उस केस में आपके पास है, जो उस केस में जो होगा मतलब हमारे पास क्या होगा उस केस में, तो उस केस में होगा सॉल्यूशन इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। एंड अगर ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से। एंड ठीक है, तो उससे सॉल्व हो जाएगा आपका, या तो नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेनली क्या होता है कि अगर पूछेगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ प्रॉपर्टी ये होती है कि लीनियर ट्रांसफॉर्म मान लो टी है तो टी जीरो जीरो होनी चाहिए पहली बात। अगर चेक करने के लिए कई बार अगर आ जाता है क्वेश्चन, तो लीनियर है, तो जो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई हमेशा लीनियर फंक्शन होगा एक्स वाई का, कभी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मतलब ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई, इस फॉर्म का होगा। जो भी है डिपेंड करता है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में है या आर स्क्वायर से आर क्यूब में है, वो डिपेंड करता है, तो उस तरीके से। एंड बस प्रॉपर्टी मेनली ये है कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर टी एक्स प्लस टी वाई, और टी ऑफ सी एक्स बराबर सी टाइम टी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। एंड अब है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है ना। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या हैं? तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? मान लो मैट्रिक्स अगर ए माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। हाँ वही मतलब, सर लैम्बडा की वैल्यू हाँ, ए वी बराबर लैम्डा वी होगी, सो वी शुड बी ए नॉन जीरो वैक्टर। तो उस केस में वी इज कॉल्ड आइगन वैक्टर, देन लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, तो वो आप लिखते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर जीरो, यही ना। तो उससे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर उससे करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। आइगन वैल्यू आपने निकाल लिया, तो हर आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग मान लो ए लैम्डा वन बराबर, मतलब ए भी वन बराबर लैम्डा वन भी वन, तो उससे आपको लैम्डा वन पता है तो भी वन आ जाएगी। ओके है ना। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? सर एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना। सो हर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करेगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सर ट्रांसपोज उसका मैट्रिक्स का उसका इक्वल हाँ, है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सर जिसका डिटर्मिनेंट बना ये जाए। डेफिनेशन थोड़ी है डिमांड वन आ जाए, डेफिनेशन क्या है?
ए और ए का A ट्रांसपोज transpose मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, आइडेंटिटी ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, डिटरमिनेंट प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकती है, +1 या -1 इस तरीके से। तो ठीक है, अब आगे है, नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म दिस। तो फर्स्ट ऑर्डर है मतलब वाई डैश है और एफ एक्स वाई फंक्शन है। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म दिस। तो इसको सॉल्व करने को फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्लास 12 की एनसीईआरटी देख सकते हो। उसमें क्या है मेनली कि ऑर्डर डिग्री निकालना, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर ये होता है कि कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। नंबर ऑफ हाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। हाँ, वो तो होते हैं सॉल्यूशन में, यस। तो जिस सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो उसका ऑर्डर आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, यस, वो भी है। और उसके बाद जैसे अब डिग्री होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, तो उससे आ जाएगी। और फिर तो मेनली इसमें जो सॉल्व करने के तरीके कुछ डिफरेंशियल को उस तरह का मिलते हैं। तो जैसे एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होता है। तो उसको तुम सॉल्व करने के कुछ तरीके, वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। और आगे है जैसे, ठीक है ना, ये तुम एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो क्लास 12 की एनसीईआरटी से, अगर चाहो तो, नहीं आता तो है ही तुम्हें, तो देख सकते हो। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखो, जो एक क्वेश्चन हमने उस दिन मिला था हमें, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बरा, तो वो नहीं आएगा ना इसमें, क्योंकि इसने कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहा है, तो वेरिएबल कोएफिशिएंट देना ही नहीं चाहिए, यस है सर। ना, तो कोएफिशिएंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो सर एक बारी सर फर्स्ट ऑर्डर का एक बारी और बता दो सर, फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवा दो। देखो, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि तुम्हारे पास, मैंने यही कहा कि फर्स्ट ऑर्डर के जो है जनरल फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये है। अब इसमें एक्चुअली तुम देखोगे तो पहला होता है कि जो ऑर्डर एंड डिग्री तुम्हें देख के पहचानना आना चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ये तो हो गया। अब जैसे होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ आता है, कई बार पूछ लेते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में किसी भी और, मान लो y बराबर दे दिया एम एक्स, बोलेगा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस सॉल्यूशन। तो चूंकि इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 ही होगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करके तुम्हें m को रिमूव करना होता है, ये फॉर्मेशन हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा जो है, जो थर्ड है हमारे पास, वो है हमारे पास क्या, ठीक है ना। तो जो आगे जो आता है, मान लो अब इसमें 3 तरह का वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। अगर सॉल्व करना है मान लो तुम्हें, तो सॉल्व करना है तो वेरिएबल सेपरेबल है। उसमें क्या है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो कुछ इस फॉर्म का होगा कि लेट से तुम उसको अलग अलग कर सकते हो, एफ कुछ नया फंक्शन है जी एक्स अपॉन एच वाई टाइप का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाला एक साइड वाई वाला एक साइड। फिर दूसरा आता है होमोजीनियस। सो होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो ये होते हैं कि तुम क्या कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स को तुम कुछ इस तरह से लिख सकते हो, एफ अपॉन वाई बाई एक्स के फॉर्म में। अब यहाँ तुम्हें सॉल्व करने के दौरान सब्सटीट्यूशन करना होता है v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, एंड आगे क्या होगा, तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है, ठीक है ना। इससे फिर वेरिएबल से बन जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। एक तीसरा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लीनियर में ये है कि उसका ये फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से एक्चुअली क्या होता है, पहले फॉर्म में लाओ, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, और है ना, और फिर आप सॉल्यूशन लिख लो कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स प्लस सी, इस तरीके से, है ना। तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये होता है। दूसरा फॉर्म इसी का अपोजिट भी हो सकता है, यहाँ पे y की जगह x, x की जगह y, तो वैसे ही y की जगह x की जगह y कर लो।
यहाँ भी हो सकता है y की जगह x, x की जगह y, तो वैसा कर लो इस तरीके से, मतलब वो एक्स वाई रिप्लेस करके दूसरा मेथड बन जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, मेनली यही है तुम्हारे पास। अब आता है सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तुम्हें पता ही है, तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो और उससे तुम सी एफ निकाल लो, फिर पी आई निकाल लो, अगर राइट साइड में कुछ है तो पी आई निकाल लो, इस तरीके से है। अब पी आई वाला डिफिकल्ट तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई टाइम कम है, तो कुछ बेसिक सा याद रखना, ई की पावर ए एक्स वाला जैसे है तो डी की जगह ए रिप्लेस कर दो, साइन ए एक्स है तो क्या डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, कॉस ए एक्स है तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, इस तरह के रूल्स हैं वो याद रख सकते हो, ठीक है। ओके हाँ ओके सर। तो ये है। अब से आगे क्या, आगे अब वो आ गया तुम्हारा 6 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सुबह से एक बार हमें डेफिनेशन देखना है अभी क्या क्या है ना। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें क्या क्या आता है, मीन, मोड, मीडियन, हाँ वेरिएंस, मीन मीडियन मोड रेंज, इस तरह से नहीं, ठीक है। रेंज, हाँ रेंज, क्वार्टाइल्स। तो बताओ मीन मीडियन मोड तुम लोग फाइंड करना आता है ना डिफरेंट डेटा का, एक बार सिखा ही होगा तुम लोगों ने। हाँ तो मीन मीडियन मोड Yes, निकालना sir. डेटा का हो गया। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें में भी रेंज वेरिएंस, आता है, स्टैंडर्ड वो हाँ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स वगैरह। हाँ तो इसमें क्वार्टाइल डेविएशन, हाँ। तो इस तरीके से तुम देखो डिस्पर्सन में जो भी है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में जैसे मीन डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, ये सब आ जाएगा एक्चुअली। हाँ कर्टोसिस हो गया, इस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूला इसका याद रखना सबका कि क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है ना, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। फिर सो मीन डेविएशन एंड मेनली वेरिएंस इसमें है। रेंज भी ले सकते हो तुम कि रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, उस तरीके से। उसमें मीन मीडियन मोड मेनली आता है सेंट्रल टेंडेंसी में, यहाँ आएगा रेंज और मीन डेविएशन और वेरिएंस इस तरह से डिस्पर्सन में। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि है ना रेंज, क्वांटाइल, क्वार्टाइल सब फाइंड कर सकते हो, हालांकि उतना नहीं पूछेगा। स्क्यूनेस का फॉर्मूला बस याद रखना क्या है ना। सो स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, मीन मीन माइनस माइनस मॉड अपन सिग्मा। मीन माइनस मीडियन। मीडियन वाला भी होता है बट ज्यादा प्रेफर्ड मोड वाला होता है। हाँ जो भी 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन सर जो पूछेगा स्टैंडर्ड उसमें 3 से डेविएशन। मल्टीप्लाई करा देंगे हाँ वो देख लेना तुम। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर ऐसे मतलब फॉर्मूला इसका देख लो, जस्ट वो है। उसके बाद एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा, ये देख लेना एक बार क्या है डेटा के बारे में, है ना। उसमें गुप्तापुर वाली बुक में एक बार जस्ट पढ़ लेना इसके बारे में। और एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है तुम लोगों ने, क्या था ये, कोई बताओ। सर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। हाँ मोर देन इक्वल टू 0 होगी, यस। दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी। हाँ सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एक तो होता है कि प्रोबेबिलिटी ए मोर देन इक्वल टू 0 है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है, और अगर हमारे पास कुछ डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ इवेंट्स हैं तो उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ देम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बराबर सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, इस तरह से, ठीक है। तो वैसा रहेगा। और फिर आगे वही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशन तो पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मल्टीप्लिकेशन रूल कोई बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाँ डॉट मतलब इनटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, हाँ। मतलब वो अब है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये क्या कहती है, उनके नीचे सम आ जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ तो इसमें क्या है, तुम्हारे पास पार्टीशंस होते हैं सैंपल स्पेस के, E1 E2 En मान लो, और ए कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आईज इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आईज, उस पर समेशन लगा होता है आई फ्रॉम 1 to n, है ना। या दो इवेंट मान लो है तो उससे निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, उससे आ जाएगी। फिर बेस थ्योरम क्या है, तो बेस थ्योरम जो है हमारे पास वो फॉर्मूला लगा लो उसका। बेस थ्योरम भी ऐसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का ही अगला कंटिन्यूएशन है बेस थ्योरम।
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए, तो उसमें ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो ई1 गिवन ए निकालना है सपोज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 मतलब फर्स्ट फॉर्मूला डिटेक्ट कर रहा हूँ जो तुम्हें पहले से पता है, बस फॉर्मूला ही बता रहा हूँ बेस करूँगा क्या है, जैसे एक बार देख रहे हैं ना, रिकॉल कर रहे हो, वो तुम्हें भी दिमाग में चल ही रहा होगा फॉर्मूला। तो इस तरह से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटू ए गिवन ई1 न्यूमरेटर में अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल। तो मुझे निकालना ई1 गिवन ए की प्रोबेबिलिटी, तो उससे ए की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगी। फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? When A intersection B is equal to PA into PB. हाँ, ए इंटरसेक्शन भी हो रहा है पी ए इंटू पी बी, तो इंडिपेंडेंट होगा। या ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इक्वल होगी, या बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगी, इस तरीके से। अब यहाँ आता है रैंडम वेरिएबल्स, उसमें क्या है, पीएमएफ की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इसमें भी कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड आते हैं। सो पीएमएफ की क्या डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की? Probability of x equal to small x equal to 1. समेसन है ना, समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाँ समेसन 1 होगा, टोटल समेसन करेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स पे 1, और ईच पॉइंट पे नॉन नेगेटिव मास होगा, 0 या मोर देन 0 होगा, मोर देन इक्वल टू 0 रहेगा। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा? इंटीग्रेशन में एफ हो ऑफ एक्स जाएगा। वही सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इंटीग्रल 1 होगा। हाँ, तो एफ एक्स मोर देन इक्वल टू 0 और इंटीग्रेशन 1 होगा, ठीक है। फिर आता है सी डी एफ क्या है ना, सो व्हाट इज सी डी एफ? वो probability मतलब probability of x less than equal to small of x. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो वो सी डी एफ हो गया। अब चेक करना है, कई बार फंक्शन दे दिया, बोला सी डी एफ चेक करो, या सी डी एफ है तो क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए वो 4 कंडीशन था, क्या था सी डी एफ चेक करने के लिए? प्लस इन्फिनिटी में सर 1 होगा, Infinity 1 माइनस होगा, इन्फिनिटी में 0 होगा सर, zero राइट होगा, कंटिन्यूअस, right continuous होता है। और नॉन डिक्रीजिंग, नॉन हाँ, डिक्रीजिंग ऑन। 4 कंडीशन। तो राइट कंटिन्यूस मतलब पॉइंट पे और उसके राइट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल होगी, नॉन डिक्रीजिंग मतलब कांस्टेंट फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, इस तरीके से। अब So जब वो increase right increasing होता है ना, मतलब नॉन डिक्रीजिंग मतलब राइट कॉन्टिन्यूअस, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब कांस्टेंट फंक्शन भी होगा या इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, राइट and f minus infinity is equal to 0 and f प्लस infinity is equal 1, to maximum और हाँ, और उसके बाद राइट कॉन्टिन्यूअस और नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब एक इंक्रीजिंग फंक्शन जिसमें कांस्टेंट भी इंक्लूडेड है, ये चीज़। तो ये तो हो गया सी डी एफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे कि रैंडम वेरिएबल का फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो आपके पास एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, अब उसके फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, सिंपली कि मान लो एक्स का पीएमएफ पता है मुझे, तो मुझे फंक्शन का पीएमएफ निकालना है, तो जस्ट तुम वाई की पहले एक्स का सपोर्ट देख लो क्या क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई का सपोर्ट निकाल लो, मतलब एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 है मान लो, तो वाई की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है, और उसके बाद फिर वाई की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन वैल्यूज़ पे मास निकाल लो, ये है। और कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस में होता है कि तुम सी डी एफ ऑफ वाई स्टार्ट करो, एंड देन बाद में सी डी एफ ऑफ वाई की वैल्यू सी डी एफ ऑफ एक्स के टर्म में आ जाएगी, एंड देन यू डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो वहाँ से पी डी एफ आ जाएगी वाई की, ये है। एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट होता है, अगर जी मोनोटोनिक फंक्शन है तो ये फॉर्मूला भी एक था, है ना, तो यहाँ है कि मान लो y बराबर अगर जी एक्स है और तुम्हें y का पी डी एफ निकालना है, तो ये हो जाता है एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू है जी इनवर्स वाई एंड इंटू डी अपॉन डी वाई, और एक्स की वैल्यू है जी इनवर्स वाई, इस तरीके से, ठीक है ना, तो ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ऐसे याद रख सकते हो। ये इसके लिए कंडीशन है कि ये मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शन होने चाहिए, तो ऐसा होगा, ठीक। अब आगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, तो डिफाइन करो ई एक्स को, कैसे डिफाइन करते हो तुम लोग, हाउ डू डिफाइन ई एक्स?
इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स पी एक्स। हाँ, है ना, अगर डिस्क्रीट है तो समेशन एक्स इंटू पी एम एफ, और कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू पी डी एफ। ठीक है। अब है मोमेंट्स एंड मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। तो मोमेंट मतलब वही है कि फर्स्ट मोमेंट है ई एक्स, सेकेंड मोमेंट है तो ई एक्स स्क्वायर, अराउंड जीरो बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी पॉइंट के अराउंड तो एक्स माइनस ए का पावर 1 पावर 2 इस तरह कर सकते हो। और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम जी एफ, तो एम जी एफ क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी हाँ, एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स याद रखना है। फिर एम जी एफ की प्रॉपर्टी ये है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करो तुम इसको टी के रेस्पेक्ट में, और टी को जीरो पुट कर दो तो ई एक्स आ जाएगी। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगी। टी को जीरो रखना है एंड में। फिर डिफरेंशिएट करना तो मुंह में से यस। एंड चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू का मोड ग्रेटर देन, मतलब के से हो तो फिर वो लेस देन 1/k स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन हाँ, के स्क्वायर सिग्मा हो स्क्वायर जाएगा। अपॉन के स्क्वायर है ना। इधर अगर सिग्मा नहीं है, सिर्फ के है अगर, तो वहाँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। यहाँ अगर सिग्मा है, के सिग्मा है, तो 1/के स्क्वायर वहाँ होगा। तो जस्ट याद रखना है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आगे। अब है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें बस तुम्हें क्या रखना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिखा है ना, इन सब का तुम पीएमएफ, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ याद रखने की कोशिश करो। सपोर्ट भी याद हो कि सपोर्ट क्या है, इन सब डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट क्या है, फिर सपोर्ट के बाद उसका पीएमएफ क्या है या पीडीएफ क्या है, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ क्या है, वो याद रखना है। और ठीक है, तो देख लो बाइनोमियल में बताओ क्या होता है बाइनोमियल का पीएमएफ, बताओ कोई। P of x equal to r NCR p to the power r 1 minus p to the power n minus r। हाँ, अब इसका मीन, वेरिएंस, एमजीएफ क्या होता है? सर मीन हो जाएगा NP, वेरिएंस NPQ, और MGF हो जाएगा 1 minus p e to the power t whole power n। हाँ, अब जैसे ठीक है ना, बाइनोमियल सपोर्ट इसका होता है 0 से n तक, 0 1 2 3 अप टू n, ये ना। सर जी। हाँ, अब जैसे ऐसे ही है, नेक्स्ट है निगेटिव बाइनोमियल। तो निगेटिव बाइनोमियल क्या होगा, इसका आप कोई पीएमएफ बताओ। n माइनस 1 से r माइनस 1 p की पावर r, वो और हाँ, q की पावर n माइनस r वाला फॉर्मूला होता है, तो उसमें तो आता है r बाई पी और r क्यू बाई पी स्क्वायर। इस तरीके से। ठीक है, एमजीएफ इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, क्या होगा? mgf p की पावर p इंटू e की पावर t अपॉन 1 माइनस q p e की पावर n। चलो ऊपर पड़े बाबा खुल जाता। हाँ वो वाला है ना। रुक जा। किसी का माइक ऑन है? देवांश, देवाशीष, आपका माइक ऑन है। वो दिन रेहाना जो कैश ले रहे हैं, इनका बताओ नंबर। एक मिनट, ये कैसे हो गया? सो आगे तो ये हो गया नेगेटिव बाइनोमियल। तो बस एक बार ये है कि ध्यान रखना कि इसका पीएमएफ ये है, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ क्या है वो देखना है आपको। ओके, ऐसे ही है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक का होता है दो नेगेटिव बाइनोमियल में दो पीएमएफ है, क्योंकि एक में नंबर ऑफ ट्रायल काउंट करते हैं, एक में नंबर ऑफ फेलियर काउंट करते हैं। फेलियर। ठीक है ना। और ज्योमेट्रिक में भी सेम है। तो चूंकि यहाँ पे आरएच सक्सेस चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट सक्सेस चाहिए, तो ज्योमेट्रिक स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का। तो इसमें फर्स्ट सक्सेस चाहिए तुम्हें, कि प्रोबेबिलिटी जो होगा नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस और नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट नंबर ऑफ फेलियर, दो इससे उसके हिसाब से जो नेगेटिव बाइनोमियल उसमें आर को 1 रख दो तो ज्योमेट्रिक आ जाएगी। तो क्या रहेगी? ज्योमेट्री का पीएमएफ बताओ कोई क्विकली। पीएमएफ, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ। p की पावर 1 और q की पावर 1 माइनस
x माइनस वन, क्योंकि वो हाँ r की जगह 1 रख देते हैं अपन, तो वो r बाई p था तो ये 1 बाई p हो जाता है, वो r क्यू बाई p स्क्वायर था तो ये 1 बाई p स्क्वायर हो जाता है। और mgf क्या है? p into e की पावर t अपॉन 1 माइनस q into e की पावर t। ओके ठीक है ना, तो बाकी लोग अपना याद रखना। और पॉइसन का बताओ पीएमएफ, ये सब तो पता ही है सबको ना। पॉइसन का तो लैम्डा की पावर x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x की फैक्टोरियल। और इसका दोनों सेम होता है, लैम्डा होता है। और इसका एमजीएफ होता है e की पावर लैम्डा की इनटू में e की पावर t माइनस 1। सो वैसे ही है ना हाइपरजोमेट्रिक, तुम एक बार बस इससे वेरीफाई कर लेना अभी हाइपरजोमेट्रिक का पीएमएफ क्या है। वो तो वैसे ही था कि है ना, यू कैन सी कैपिटल एन में से स्मॉल एन नंबर ऑफ चूज करो डिनोमिनेटर में। इसमें है ना हाइपरजोमेट्रिक में क्या था कि तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल एन है, स्मॉल एन आप सेलेक्ट कर रहे हो, और दो टाइप के मान लो ऑब्जेक्ट है, तो स्मॉल एक्स मान लो जो तुम रैंडम वेरिएबल ले रहे हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड या कोई काइंड फिक्स कर दिया उसने, रेड ब्लैक इस तरह से है। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि कैपिटल एन में से स्मॉल एक्स चूज कर लो, फिर क्या करते हो कैपिटल एन माइनस क्या, अच्छा कितने हैं वो भी डिफाइन किया रहता है ना वो, कि कितना कौन सा है उसके हिसाब से। समझ रहे हो ना मैं क्यों क्या बोल रहा हूँ, उसका पीएमएफ एक बार जस्ट चेक करना। सो डिनोमिनेटर में तो कैपिटल एन चूज स्मॉल एन होता है, ठीक है ना, उस तरह से वहाँ होगा कि बाकी में से तुम्हें चूज करने हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? मुझे बताओ कोई जैसे मान लो होता क्या है इसमें कि टोटल बॉक्स में कैपिटल एन ऑब्जेक्ट है, इसमें फर्स्ट काइंड के एम है, तो बचेगा कितना एन माइनस एम। अब एक्स है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो ये टाइप 1 के ऑब्जेक्ट है या टाइप 2 के हैं, तो एक्स है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1, मान लो इस तरह से है। सो यहाँ हो गया प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मान लो स्मॉल एक्स है। सो सिंपली क्या होता है कोई बताओ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यू आर ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट और इसमें से हम स्मॉल एम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, सो वी आर ड्राइंग स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा सर कैपिटल एम सी एक्स, तो है ना कैपिटल एम, यस, फिर एन माइनस एम, फिर स्मॉल एन माइनस एक्स, टोटल स्मॉल एन चाहिए था, हाँ कैपिटल एन सी ठीक है एन। ना, तो ये आ जाएगा, यही करना चाहोगे पीएमएफ है। तो इसका मीन वेरिएंस का फॉर्मूला देख लो एक बार, है ना, याद है किसी को व्हाट इज द मीन इन दिस केस? यस एन एम बाई एन, स्मॉल एन कैपिटल एम बाई कैपिटल एन। तो एन एम बाई एन हो गया, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एन, ठीक है आगे। वेरिएंस इसका होता है स्मॉल एन कैपिटल एम बटे एन, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कैपिटल एम बाई एन, फिर ब्रैकेट में एन माइनस, लिखते रहिए। ठीक है, जैसे पर वेरीफाई कर लो तुम, मतलब वही बोल रहा हूँ जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस है जस्ट वंस यू गो, मतलब तुमने देख ही रखा होगा, तैयारी तो है ही तुम्हारी कि किसका क्या पीडीएफ है, पीएमएफ है, मीन है, वेरिएंस है, एमजीएफ है, वो याद रखना है तुम्हें। यूनिफॉर्म है, एक्सपोनेंशियल है, गामा बीटा नॉर्मल पॉइजन, अच्छा यहाँ पे पॉइजन एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू, तो ये तुम एक बार देख लेना, ठीक है, पॉइजन एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करते हो तुम बताओ, बाइनोमियल को पॉइजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर पॉइजन को बाइनोमियल को, बाइनोमियल को पॉइजन में, बाइनोमियल को पॉइजन में करते हैं ना। हाँ यस, तो इन बाइनोमियल एनपी है तो उसको पॉइजन में क्या लिखेंगे? तो ये एनपी इज इक्वल टू सर लैम्डा लिख देते हैं, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख देते तो हैं। यहाँ पे क्या होगा, पॉइजन में क्या होना चाहिए, एन लार्ज होने चाहिए और एनपी इज इक्वल टू पर पी स्मॉल होना चाहिए। तो वो पॉइजन को हाँ जाता एन है। मतलब पॉइजन में क्या होगा, Binomial एन लार्ज होगा पी स्मॉल होगा, ये ना, पॉइजन व्हेन n इज लार्ज एंड p इज वेरी स्मॉल। ताकि एनपी का और प्रोडक्ट, नॉर्मल में जाता है जब, हाँ np का प्रोडक्ट लैम्डा होगा, फाइनाइट होगा। हाँ, और बाइनोमियल का नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन क्या होगा?
एनपी तो म्यू म्यू के Yes. इक्वल होगा ना, एनपी क्यू सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। यस यस, है ना। तो उस तरीके से आ जाएगा आपके पास। तो जस्ट बाइनोमियल एलपी कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल एन इंटू पी कॉमा एन पी क्यू उसमें। फिर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, काई स्क्वायर गामा का स्पेशल केस है, तो उससे, और टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ देख लेना, फिर एफ का पीडीएफ देख लेना, फिर इनके बीच थ्योरम्स भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आगे क्या है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट पीडीएफ में वही है कि दो वेरिएबल का फंक्शन है जिसका नॉन नेगेटिव होगा और इंटीग्रेट करने पे 1 आएगी। मार्जिनल क्या है, अगर तुम्हें एक्स का मार्जिनल चाहिए तो वाई के रेस्पेक्ट में ज्वाइंट को इंटीग्रेट कर दो, वाई का मार्जिनल चाहिए एक्स को इंटीग्रेट कर दो। कंडीशनल चाहिए तो एफ ऑफ एक्स गिवन जी। एक बार एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ कुछ ऐसा है ना, वो थ्योरम बता दो। अच्छा अच्छा, ओके। तो जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ y यू कैन राइट, ये बोल रहे हो क्या, ई ऑफ y गिवन x, y गिवन x, ये होता है। यस और वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ, हाँ, y गिवन x y प्लस गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन y गिवन x, y गिवन x, इस तरीके से, है ना। ये चीजें हैं हमारे पास। सर ये एक और तरीका होता है कि जितनी वैल्यू गिवन रहेगी उतनी बार हम एक्सपेक्टेशन लेते रहेंगे। ओके, मतलब दो बार वैल्यू हाँ, गिवन दी हुई है तो 3 बार एक्सपेक्टेशन लेंगे। मतलब एक यहाँ पे एक गिवन है तो 2 एक्सपेक्टेशन लेंगे। ओके ओके, और 2 वैल्यू गिवन रहेगी तो 3 बार एक्सपेक्टेशन लेंगे। ठीक है। बस तो वही। हाँ, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तुम जैसे भी याद रखना है ऐसे। हालांकि एक और तुम याद रख सकते हो, जैसे ई ऑफ, मान लो ई ऑफ रहता है एक्स इंटू वाई गिवन एक्स, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक्स गिवन है तो एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इस ई से तुम बाहर निकाल सकते हो। तो ये भी कई बार यूज होगा, है। क्योंकि ये एक्स गिवन था यस सर। इसीलिए। तो ये आइडेंटिटी है जस्ट, ओके। सो आगे क्या होगा, ठीक है ना, फॉर्मूला हो गया। तो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है कि बस एफ ऑफ एक्स गिवन वाई का पीडीएफ होता है, ज्वाइंट पीडीएफ अपॉन मार्जिनल ऑफ जो भी गिवन है उसका मार्जिन से डिवाइड कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, अब 2 वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर से वही जैकोबियन मेथड से तुम्हें फाइंड करना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। सो जैकोबियन फाइंड करो एंड देन पीडीएफ ऑफ, मान लो यू भी है तो बराबर जैकोबियन टाइम पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, देन प्रोडक्ट मोमेंट। सो व्हाट इज प्रोडक्ट मोमेंट, तो ई ऑफ एक्स इंटू वाई या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से है। को रिलेशन क्या होता है, तो को वेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है कि जस्ट अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस इस तरह से वाई बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, वाई आई बराबर। तो वो सिंपल लिनियर मॉडल है, उसमें क्या मेनली तुम्हें अल्फा और बीटा का फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा बीटा का जो एस्टिमेटर है, हाँ। इसमें एक वो भी तो होता है कि जैसे एमजीएफ, दो के एमजीएफ को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, वो यदि इंडिपेंडेंट है तो उसमें 3 प्रॉपर्टी और साथ साथ वो होती है, ट्रू होती है। वो कौन कौन सी होती है सर? मतलब 2 एमजीएफ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो ये है अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो आप एक तो ये बोलना चाह रहे हो, तो ये तो ओपन करोगे तो आ जाएगा mx1t इंटू mx2t, हाँ एक तो ये है। और अगर इंडिपेंडेंट है तो मान लो ऐसा है x1 x2 का ज्वाइंट mgf है अगर, तो देखो ये सिंगल mgf था, मतलब सिंगल पॉइंट पे, यहाँ ज्वाइंट है mgf। तो इसमें क्या है कि मान लो अगर तुम इसको 0 रख दो तो ये तुम्हें पता ही होगा mxt1। नहीं सर, ये इंडिपेंडेंट होते तो क्या होता है? अच्छा, इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, तो ये इंडिपेंडेंट के लिए है, x1 एंड x2 इंडिपेंडेंट है तब ऐसा होगा, ठीक है ना। सो x1 x2 अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा। अच्छा, अगर ऐसा जनरली क्या होता है, x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जो ज्वाइंट mgf है, अच्छा इंडिपेंडेंट है तो ज्वाइंट mgf जो होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। और इसमें वैसे फिर वो भी सीडीएफ भी तो हो जाते हैं सर इक्वल। हाँ, आप ये यस यस डिपेंडेंट बोल देते यस, हैं हाँ, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई बराबर एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई। तो ये तो रैंडम वेरिएबल का इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो। और पीडीएफ का भी ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है
तो एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई, यही ना, इस तरीके से। यस सर। सो मतलब सर इसको इफ एंड इफ बोल सकते हैं क्या? हाँ, ये ट्रू ये होगा तो तीनों ये इफ डिपेंडेंट एंड होगा। ओनली इफ है, यस यस। अगर ऐसा होगा तो इफ एंड ओनली इफ इंडिपेंडेंट, डिपेंड है तो ऐसा होगा, ये तीनों इंडिपेंडेंट के लिए इफ एंड ओनली इफ, यस। ओके सर। हाँ, अब ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन जैकोबियन हो गया, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन सिंपल, वही सिंपल इंडेक्स देख लेना, अल्फा और बीटा का तुम्हें याद हो। सो बीटा का तुम अल्फा प्लस बीटा एक्स अगर मॉडल है वाई बराबर, तो बीटा का होगा कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स, मतलब डिस्क्रीट पॉइंट के लिए लिख लेना वो चीज़ है। फिर वो तो क्या हो जाता है अल्फा का वाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार, तो वो निकल जाए, फॉर्मूला देखना बस। इंडिपेंडेंस ऑफ, आगे क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो वो जो तो पूछ रही थी वही बता ही दिया कि दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है अगर इफ एंड ओनली इफ जॉइंट एमजीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल एमजीएफ, या जॉइंट पीडीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, या जॉइंट पीडीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल सीडीएफ, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। और एस्टिमेशन आगे हो गया तुम्हारे पास, एस्टिमेशन है ना, कि बताओ अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है? सर इसमें 2 टॉपिक रह गए। क्या? अच्छा आगे वो रह गया, हाँ। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर और हाँ, क्योंकि इसने ऐसे प्रिंट किया बीच में वो रह गया शायद ना, हाँ। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है कि जो रैंडम सैंपल तुम्हारे पास है जिसका वेरिएंस फाइनाइट है, तो एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, यही ना। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या होता है, एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना, कि तुम्हारे पास एक रैंडम सैंपल है विथ फाइनाइट वेरिएंस वहाँ भी होगा, तो उस केस में ये लिखा फाइनाइट वेरिएंस, तो एक्स बार माइनस एक्स बार का मीन अपॉन एक्स बार का वेरिएंस, सो दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है ना, वो चीज़ है। ठीक है ना, तो ये हो गया। आगे है एस्टिमेशन में अनबायस्डनेस। सो अनबायस्डनेस क्या होता है बताओ, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू थीटा। हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो कोई आपके पास अनबायस्ड एस्टिमेटर अगर टी एस्टिमेटर है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बराबर थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। कंसिस्टेंसी डिफाइन करो, कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है? सर वो लिमिट 10 एंड टेंस टू इन्फिनिटी पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एन मॉड ऑफ टी एन माइनस थीटा लेस देन ई, मतलब एप्सिलॉन कुछ भी हो इक्वल टू 1 होगा तो हाँ हाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ, तो मतलब ये है कि जो तुम्हारा एस्टिमेटर है दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, एक्चुअली वही मतलब है, तो उसको कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बोलते हैं, जो आपने डेफिनेशन बताया वो। तो ये होता है ना कि प्रोबेबिलिटी मोर, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी मोर ग्रेटर होती है कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन से। हाँ, मतलब जो स्ट्रॉन्गर कंडीशन है, हाँ, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वाली स्ट्रॉन्गर कंडीशन है। सो कोई एस्टिमेटर मान लो टी है, सो टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो ये इम्प्लाई करेगी टी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा, यस। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंडीशन है। अब आगे है सर इसका मतलब ये भी तो है ना कि वो एक अनबायस्ड है उसका, कौन किसका अनबायस्ड है? कि कंसिस्टेंट? एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, इसका मतलब ये नहीं हाँ, जब से कंसिस्टेंसी की जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये इम्प्लाई नहीं करती कि वो अनबायस्ड भी है। नहीं नहीं नहीं, कहाँ करती है, ये कंसिस्टेंट की डेफिनेशन है। और आपको जो थ्योरम याद है वो ये कहती है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी है उसकी लिमिट थीटा के इक्वल आ रही है, वो नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली इक्वल टू थीटा है। थीटा के इक्वल आ रही है हाँ और वेरिएंस 0 पे, हाँ, तो 0 पे जा रहा एक्सपेक्टेशन है। ऑफ टी थीटा जरूरी नहीं है हाँ हो, ऐसा जरूरी नहीं है होगा ऐसा, अगर कंसिस्टेंट है तो लिमिट जीरो आना चाहिए, कंसिस्टेंट है। और वेरिएंस ऑफ टी जो है, इसका मतलब सर एसएम एसएम प्रोटेक्टली का हाँ मीन आ यस जाता है, ऐसे यस, तो बोल यहाँ देना। जीरो हो जाएगी, इस तरीके से है एक्चुअली।
ठीक है, तो आगे ये है कि कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जो भी एस्टिमेटर है दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। अब कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताया उसने। इफिशियंसी, कौन सा एस्टिमेटर ज़्यादा इफिशियंट होगा? सर जिसकी वेरिएंस लीस्ट हाँ, हो। जिसकी वेरिएंस वेरिएंस कम कम है हो। ना। मेथड ऑफ मोमेंट तुम्हें पता ही है कि सैंपल मोमेंट पॉपुलेशन मोमेंट को इक्वल कर दो, ई एक्स बराबर एक्स बार। सर हाँ वो रहता है कि जैसे एमएलई ऑलवेज कंसिस्टेंट रहेगा, हाँ तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि एमएलई कंसिस्टेंट रहेगा या सफिशिएंट रहेगा, वो उनमें कौन कौन, या फिर कंसिस्टेंट है तो अपन बोल सकते हैं कि वो एमएलई रहेगा, ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, 2-3 प्रॉपर्टीज है, वो बता दो, रिवाइज हाँ करवा दो। यस, हाँ एक तो यही है कि एम एल इज कंसिस्टेंट, और क्या है, और है मेथड ऑफ मोमेंट भी कंसिस्टेंट होता है ऐसे तो। और दूसरा और रिजल्ट बताओ जिन लोगों को याद है, तो क्या क्या रिजल्ट याद है तुम लोगों को? इसमें मेनली जो है, सर एमएलई यूनिक नहीं होती, ये भी सही है। हाँ एम एल जरूरी नहीं यूनिक हो, यस। अनबायस्ड भी जल्दी और यूनिक हो, हाँ। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी यूनिक हो, ये कंपलसरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है यूनिक हो, क्योंकि तुम कोई टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो टी प्लस 1/n ले लो, वो भी कंसिस्टेंट हो जाएगी। एमएलई हमेशा अनबाइस रहेगा। एम एल हमेशा अनबायस्ड नहीं रहेगा। नहीं। नहीं, नॉट नेसेसरी, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, हाँ बट इट जरूरी इज नहीं है। ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो ठीक है ना, इस तरीके से। सर एक होता है कि इफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट देन इफ इज अ फंक्शन ऑफ एमएलई। अच्छा हाँ। एमएलई may not UMBE. हाँ MLE are efficient in their class of estimator ओके। if distribution of MLE is asymptotically normal. तो ये सब थ्योरम्स मतलब और स्टेटमेंट्स हैं, हाँ। बस। ओके। हाँ हाँ सर बस। हाँ तो यही है, बस तुम्हें यही देखना है कि डेफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड थ्योरम्स क्या है। मेथड मोमेंट एस्टिमेटर निकालना आता है, सैंपल मोमेंट पॉपुलेशन मोमेंट इक्वल करो, एमएलई लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, मैक्सिमाइज करो, सफिशिएंट डेफिनेशन देख लो कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 x। सर एक हाँ बार इस प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई। यस, तो इनवेरियंस का मतलब ये है कि मान लो टी एस्टिमेटर है जो कि एमएलई है थीटा का, तो हाँ जीटी जो होगा वो एमएलई होगा जी थीटा का। हाँ, मतलब उसका जो फंक्शन होगा। यस, फंक्शन ऑफ टी इज एमएलई ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है। तो सर फंक्शन मतलब उसका कोई कोई भी कॉम्बिनेशन अगर कोई नहीं फॉर एग्जांपल, हो रहा है तो वो, टी। जैसे अगर एक्स बार है। हाँ बताओ। बताओ, जैसे जैसे एक्स टी बार है, है और आगे। जैसे एक्स बार एमएलई है थीटा का, तो फिर हम ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ एक्स बार ले, जैसे एक्स कुछ बार भी ले लो चलेगा, ब्रैकेट 1 कुछ भी माइनस ले एक्स लो बार आप। एमएलई हो जाता हाँ जैसे एक्स बार अपॉन 1 माइनस एक्स बार, अगर एक्स बार 1 के इक्वल नहीं है, अगर डिफाइंड है ये, तो वो एमएलई होगी थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा के लिए, है, और एक्स बार स्क्वायर हो हाँ जाएगा थीटा स्क्वायर के लिए। थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये इन्वर्जन प्रॉपर्टी इनके लिए तो सही है, लेकिन वो जैसे सफिशिएंट होती है ना, उसमें एक कंडीशन आ यस यस, जाती है, ये वो 1 1-1 1 होने होने चाहिए, चाहिए। कंसिस्टेंट के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। यस, इनवेरियंस कंसिस्टेंसी के लिए कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ओनली सर सफिशिएंट के लिए होती है, कंसिस्टेंट के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो 1-1 होनी चाहिए। हाँ ओनली सब उसके लिए होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने का जरूरी नहीं 1 1 होनी चाहिए। आगे है ठीक है ना, तो इस तरह हो जाएगा। सफिशिएंट क्या था, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है, डेफिनेशन है। फैक्टराइजेशन थ्योरम ये कहता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, और लाइक्लीहुड फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ ओनली एक्स आई होगा, या एक ऐसा होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई थीटा साथ में रहेगा। तो वो जो थीटा के साथ जो भी तुम्हारे पास स्टैटिस्टिक्स है वो तुम्हारा है ना, मतलब टी जी ऑफ टी कॉमा थीटा लिख देते ना हम, तो टी उस केस में सफिशिएंट होगा, वो इफ एंड ओनली होता है। फिर कंप्लीटनेस का क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी बराबर 0 इम्प्लाइज जी टी इज 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1। 0 पे अप्लाई होना है, प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होना है। हाँ, अब राव ब्लैकवेल थ्योरम क्या कहती है
बताओ राव ब्लैकवेल थ्योरम क्या कहती है? एक सफिशिएंट और एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो MBU इज द फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, राव ब्लैकवेल में है कि एक अनबायस्ड है, मान लो डेल्टा एस्टिमेटर है, और एक टी है जो सफिशिएंट है। तो वेरिएंस ऑफ एक नया एस्टिमेटर बनाओ पहले, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। अब ये जो नया एस्टिमेटर है इसका वेरिएंस एक्चुअली कम होगा देन वेरिएंस ऑफ जो आपके पास है अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो दोनों अनबायस्ड, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, ये कहने का मतलब क्या है कि एक डेल्टा एस्टिमेटर है जो अनबायस्ड है, और एक हमारे पास है मान लो डेल्टा गिवन टी, ये दूसरा एस्टिमेटर टी है। तो हालांकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 निकालोगे तो ये भी आ जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये अनबायस्ड है और टी यहाँ पे सफिशिएंट एस्टिमेटर है, कंप्लीट जरूरी नहीं है। तो ये कहता है कि वेरिएंस ऑफ T1 एस्टिमेटर जो होगा वो कम होगा देन वेरिएंस ऑफ डेल्टा। ये है राव ब्लैकवेल, इतना ही स्टेटमेंट है इसका। राव ब्लैकवेल के साथ जब लेवल सेफी मिलता है तो वो राव ब्लैकवेलाइजेशन मेथड है जो आप UMVU कह रहे थे। तो अगर कह रहा है कि अगर टी सिर्फ सफिशिएंट है यहाँ पे, अगर सफिशिएंट के साथ कंप्लीट भी हो गया तो उस केस में T1 जो है डेल्टा का फंक्शन हो गया, मतलब टी का फंक्शन हो गया ना, टी कंप्लीट सफिशिएंट है। तो उस केस में T1 जो है वो UMVU हो जाता है, UMVUE हो जाता है। कब होगा ऐसा? जब टी कंप्लीट सफिशिएंट है और डेल्टा अनबायस्ड है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी जो होगा वो आपका ठीक है ना, तो उस केस में आपको मतलब T1 जो है UMVU हो जाएगा। तो वो राव ब्लैकवेलाइजेशन है। बस ये ब्लैकवेल ये कहता है, वो मेथड एक्चुअली UMVU निकालने का, बस ये कहता है कि वेरिएंस T1 का कम है, और अगर वो टी यहाँ पर सिर्फ सफिशिएंट चाहिए, अगर कंप्लीट भी हो गया तो वो मिनिमम वेरिएंस हो जाएगी T1। और लेमन सेफी क्या कहती है? क्या डेसिमल लेमन सेफी का थ्योरम का, कि हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है और उसका कोई फंक्शन है जो अनबायस्ड हो जाए तो वो UMVU हो जाएगी, है ना। तो यहाँ भी वही यूज़ कर रहे थे हम, यहाँ जो लिख रहे थे, अरे सो चलो आगे है ना, तो वो उससे हो जाएगा स्टेटमेंट आपको याद है। UMVU क्या होता है, जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर उसमें जिसका सबसे कम वेरिएंस है वो UMVU है। क्रैमर राव इनइक्वालिटी क्या है, फॉर्मूला इसका देख लो सिंपली, कि अगर थीटा करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो, थीटा के वेरिएंस के लिए फाइंड कर रहे हो क्रैमर राव लोअर बाउंड, तो हो जाएगा 1/I थीटा, इस तरह से। आई थीटा फिशर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है, आई थीटा, हाँ, तो उसके हिसाब से अब आई क्या है कि आई थीटा एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या आई थीटा क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल, जब अपन लॉग लेते, लॉग का मतलब लॉग लाइक्लीहुड पूरे का होल फंक्शन, लॉग स्क्वायर, लाइक्लीहुड फंक्शन का होल स्क्वायर का और फर्स्ट ये डबल, डेरिवेटिव। और यदि डबल डिफरेंशियल होगा तो उसमें आगे माइनस आ जाएगा। यस, सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करो थीटा के रिस्पेक्ट में, एंड देन उसका एक्सपेक्टेशन ले लो माइनस लगा के, और 1/, वो जो आई थीटा है वो थीटा के लिए आपको देगा क्रैमर और लोअर बाउंड, है ना, इस तरीके से, ठीक है। और यदि अपन सीधा फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो उसमें एन आगे आ जाता है। ठीक है। हाँ लाइक्लीहुड, सर इसमें 1/I थीटा ही क्यों लिखते हैं, जबकि इसका तो होता है वो कि फाई का डिफरेंशिएशन हाँ हाँ थीटा का होल स्क्वायर आता है। हाँ, तो वो फाई थीटा के लिए पूछेगा, तब जो आपसे पूछेगा क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर वेरिएंस ऑफ फाई थीटा, तब वो लिखेंगे फाई डैश थीटा अपॉन आई थीटा, फाई डैश थीटा का होल स्क्वायर ना, और अपॉन आई थीटा। तो सर इसमें ऐसा ऐसा अज्यूम किया है कि अपन थीटा लेते हैं, थीटा का डिफरेंशिएशन कर देते तो वो 1 आ जाता है। यस, जब आप थीटा ले लिए, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 1/I थीटा कर देते हैं, इस तरीके से हो गया।
तो फिर अपन थीटा स्क्वायर लेंगे तो फिर उसका 2 थीटा यस होगा यस, और उसका होल स्क्वायर हाँ होगा। 4 थीटा स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में, यस, इस तरीके से कि डिफरेंशिएट करो फिर उसका स्क्वायर करो। एंड अब है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल। अब ये फॉर्मूला था, देखना इसका ना, जैसे म्यू के लिए क्या होता है, बस एक बार मैं वही कह रहा था, सिलेबस देख देगा, आपने डिवाइस कर ही लिया होगा ऐसे, तो अब वो है, बाकी फॉर्मूला देख लो, जैसे एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई 2, ये आ जाता है जब आपका सिग्मा स्क्वायर नोन है, अननोन है तो फिर वो टी आ जाता है ना, टी एन माइनस 1 एंड सिग्मा की जगह एस आ जाता है। एस बाई हाँ रूट एन, एक्स की एक्स बार माइनस आता है पहले और फिर बाद में प्लस एस आता बाई है। रूट एन, हाँ, और टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2 हो जाता है इस तरीके से। फिर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल, ठीक है, तो टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल क्या है, उसके लिए फिर फॉर्मूला लिखाया था मैंने म्यू1 माइनस म्यू2 का, वैसे कंस्ट्रक्ट करके बताए थे। फिर वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल, इसका भी क्लास में कराया था, बस एक बार फॉर्मूला देख लेना क्या है, ये कैसे डिराइव करते हैं एटलीस्ट, इसका तो डिफिकल्ट नहीं है, पाइवट क्वांटिटी बनाना है, 2 थीटा समेशन एक्स आई, इस तरीके से फिर उससे आ जाएगा। फिर अब आता है यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि हाइपोथेसिस क्या होती है ना, स्टेटमेंट जो हम दे रहे हैं, उसके बाद फिर होता है कि टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, इसका डेफिनेशन। टाइप 1 एरर था रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, टाइप 2 एरर है रिजेक्टिंग एच वन व्हेन एच वन इज ट्रू, इस तरह से। फिर एप्लीकेशन ऑफ न्यूमैन पियर्सन लेमा, तो एक लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन आता है ना, एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा वन, अगर सिंपल वर्सेस सिंपल है लेस देन के हो जाता है, और अगर वैसे है सिंपल वर्सेस कंपोजिट है तो उसके लिए एल, मतलब तुम्हें लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। न्यूमरेटर में पैरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट लेते हैं और डिनोमिनेटर में पैरामीटर स्पेस ओवर फुल पैरामीटर स्पेस होता है, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन ओवर फुल पैरामीटर स्पेस। और यही है, बाकी वो न्यूमैन पियर्सन लेमा कहता है कि ये UMVUE होता है, मतलब सॉरी मतलब मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता है न्यूमैन पियर्सन लेमा की, जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल डिसीजन आ रहा है वो मोस्ट पावरफुल है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब है आपके पास कि बताओ भाई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या था, ये मैंने क्लास में डेफिनेशंस लिखाए थे। सर जिसमें हाँ सर इसमें इक्वल चांस होता है, मतलब इक्वल चांसेस होते हैं दो सिलेक्ट होने के हर एलिमेंट के, तो बोलते हैं सर random। सर उसमें विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में अलग अलग होता है कि विद रिप्लेसमेंट में तो आप सबको skip दो टाइप्स होते हैं विद रिप्लेसमेंट। ये सब डेफिनेशन जस्ट इसका पढ़ना है ना, स्ट्रेटिफाइड एंड सैम्पलिंग भी लिखाए थे, क्लस्टर सैम्पलिंग, फिर वन वे टू वे एनोवा, ये सब क्लास में लिखाया था मैंने, तो जस्ट डेफिनेशन वेरीफाई कर लेना। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ 2 मिनट में, तुम एक बार देख लो, जब तक नोट्स में लिखाए थे ना, तो एक बार रिवाइज कर लो। सर मतलब ये एक्सपो किसी को कोई आइडिया कि क्लस्टर सैम्पलिंग से कैसा क्वेश्चन पूछेगा?
क्या? क्लस्टर सैम्पलिंग से कैसा क्वेश्चन पूछेगा, कोई आइडिया? ओके, सो एक बार देख लो तुम लोग, ये डेफिनेशन देख लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। जैसे सबका एक बार डेफिनेशन देख लो, बुक से देख लो या जैसे भी देख लो, या दिमाग में पूछो, नहीं याद है एक बार बुक से देख लो। कोई भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक है, हालांकि अब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं मुझे लग रहा है ना, जितना आता है उतना ही काफ़ी है। जैसे कोई भी सिलेबस का पॉइंट देखो और एक बार बस देख लो उसमें कि क्या है, खुद से पहले पूछो, अगर आंसर याद है इट्स फाइन, नहीं याद है एक बार बस देख लो ताकि रिकॉल हो जाए। सब मिसिंग डेटा का एक बार बता दीजिए। देखो मिसिंग डेटा के लिए ना फॉर्मूला है निकालने का, वो बहुत लंबा होगा, उस पर क्वेश्चन नहीं आने चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले आते थे कि कभी एग्जाम का अलग अलग वो रहा है, और सिलेबस में ऐसा कुछ यहाँ लिखा भी नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन है। सो मिसिंग डेटा वाला जो आपके जितने भी क्वेश्चन है जाएंगे एक्सपेरिमेंट के, उसके एक फॉर्मूला है जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, या तरीका निकालने का है, तो उतना डिफिकल्ट मुझे लगता नहीं आएगा। हाँ एटलीस्ट एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना तो पूछ सकते। हाँ, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको डिफरेंट डिजाइन का देखना है, उसमें मिसिंग डेटा का कोई काम नहीं, मिसिंग डेटा की वैल्यू निकालने के लिए पूछता है ना उसमें, तो हाँ। वो तो आप इनोवा से बता सकते हैं। देखो भाई बताओ, वन वे इनोवा में डिफरेंट जो डिज़ाइंस हैं उसके लिए क्या होता है, देखो मैं क्लास में लिखा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन है, चलो तो इसमें क्या होता है, कोई बताओ मुझे, कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन में क्या होता है? सर ऑब्जर्वेशन होते हैं और ट्रीटमेंट होते हैं बस। जैसे मान लो ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ट्रीटमेंट हैं। इसका, हाँ तो जैसे ट्रीटमेंट आर है तो उसका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 हो जाएगा, और नहीं उसका ट्रीटमेंट R-1 हो जाएगा और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम N-R हो जाएगा। एरर हो जाएगा N-R। हाँ N-R, और टोटल हो जाएगा N-1, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आप एक बार इनोवा टेबल देख लो, है ना, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है एक बार देखो। ये होता है क्या है कि जैसे आपके पास अगर टोटल, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आगे जाकर और भी वैल्यू है ना, वो देख लो तुम। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो ट्रीटमेंट तुम्हारे पास जितने भी R है तो R-1, और टोटल ऑब्जर्वेशन तुम्हारा N है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम N-1 होगा। अब ये है एरर, ये तुम्हारे पास है ऑब्जर्वेशन, और ये है एरर। तो अब देखो तुम एरर क्या लोगे ताकि इन दोनों को ऐड करके N-1 आ जाए, ये देखना है तुम्हें। तो यहाँ तुम्हें N-R लोगे तो ये आ जाएगा, तो N-R दे द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आगे ऐसे ही होता है मीन स्क्वायर, है ना, मीन सम ऑफ स्क्वायर, या TSS लिख सकते थे। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो भी इसका होता है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट्स अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ST² अपॉन R-1। हाँ, तो उसके हिसाब से R-1 यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, तो वैसे फाइन कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा FR-1 कॉमा किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, N-R। N-R। हाँ, तो ये तुम्हारा आ जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछ लेगा तो ये बता दो तुम कि FR-, बाकी के लिए भी ऐसे ही है, बाकी में ब्लॉक्स ऐड होते चले गए, अभी ऑब्जर्वेशन है फिर ब्लॉक्स आ जाएगा, फिर ब्लॉक्स के बाद एरर, एरर के बाद टोटल, तो यही है बस उसमें भी। सो वही बोल रहा हूँ कि एक बार जस्ट आप क्या करो, यू जस्ट गो थ्रू डिज़ाइन, जैसे ये सिंपली था। सो कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन के लिए बताया ना हमने ये। तो वैसे ही ये RBD है उसके लिए देख सकते हो, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। तो इसमें क्या होगा, एक ब्लॉक आ जाएगा, बस बीच में एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, तो उसके हिसाब से मिल जाएगा। एंड देन ऐसे लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में क्या है कि आपके पास यहाँ पे सिमेट्रिक है ना, ये तो जितने हैं मतलब 5 कॉलम भी आ जाएगा। हाँ, तो उसमें ट्रीटमेंट फिर रोज फिर हाँ, ट्रीटमेंट रो कॉलम, फिर इस तरह से उसका इंट्रैक्शन भी कंसीडर कर सकते हो, एरर फिर आ जाएगा। सो इसके लिए बस मैं कहूँगा याद कर लो कि देखो इसमें एक बार इनोवा टेबल बना लो, किसी के पास अगर बना हुआ है तो भेज दो ग्रुप में, ठीक है ना। जैसे CRD का इनोवा टेबल क्या है, RBD का इनोवा टेबल क्या है, LSD का इनोवा टेबल क्या है, ये भेज दो एक बार, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पिछले साल भी आए हैं। जो क्या पूछा, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो तुम्हें याद रखना है कि टोटल जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, अगर ब्लॉक है यहाँ पर तो ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बस याद रखना है, और उसी पे क्वेश्चन जनरली आए हैं। क्योंकि देखो अब फिर से तुम्हारे 2 ही घंटे हैं,
100 क्वेश्चन है तो वो कैसे एक क्वेश्चन में 5 मिनट एक्सपेक्ट करेगा वो, क्योंकि तुम्हारे पास 1 या 1.5 मिनट मैक्सिमम एक क्वेश्चन पे है। तो क्विकली पढ़ो आंसर करो, पढ़ो आंसर करो, ऐसे ही करोगे 30 सेकंड तो ऐसे ही पढ़ने और आंसर करने में चला जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए कहाँ बचता है 30 40 50 सेकेंड है बस। तो पहले इसीलिए मैंने कहा था, आज हमने पोस्ट किया था ग्रुप में ना, कि आप क्या करो, पहले आप सिंपली बताओ, अभी तैयारी तो कर ही लिया तुम, एग्जाम में क्या करो, जो देखो जो क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड है पहले उसको करो ना। मैंने ये कहा था ना कि जो डेफिनेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं जो ग्रुप में लिखा था, तो पहले उसको कंप्लीट करो, जो लगे कैलकुलेशन है छोड़ो तत्काल, स्टेटमेंट को प्रूफ मत सर करो। मैंने हाँ ग्रुप में सेंड कर दिया वो अच्छा अनोवा टेबल। ठीक है, हाँ वही बस वो देख लेंगे। तो एक बार आप जस्ट चेक कर लो है ना उस डिफरेंट उसके लिए कि क्या है, अब याद रखना आप इसके साथ बीच का वैसे डिसाइड कर सकते हो। सो ये है थोड़ा सा, बाकी जो क्वेश्चन आ रहा हो पहले वो करो, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करो उस तरीके से। सर ये है कि पता नहीं अभी कि एक्सपोनेंशियल वाला कौन सा लेना है, और क्या पता वहाँ बताए या नहीं बताए, तो अपन हम कौन सा ले फिर, क्योंकि आंसर दोनों से अलग अलग आएगा। नहीं देखो ऐसा जैसे होता वो है, रेट थीटा है कहीं लिखा रहेगा, तो रेट और मीन एक रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसा कुछ लिख के देगा वो, विथ मीन देगा। तो मीन मान लो थीटा दिया तो फिर तो पीडीएफ हो जाएगा 1/थीटा ई की पावर माइनस एक्स बाई थीटा। अगर लिखा रहेगा रेट थीटा है तो थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स हो जाएगा। या सिर्फ पैरामीटर थीटा दिया है तो आप यही लेके चलना, थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर वैसा होगा तो उसके हिसाब से, ठीक है ना। सो अगर कंफ्यूजन हो तो वैसे तुम थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स वाला ले लो, लेकिन वो लिख के मुझे लगता देना चाहिए, ऐसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा, वो लिख के देना चाहिए। ओके सर। सो अभी तो देखो 8 बज गए हैं, अब मैं ज़्यादा चाहूँगा तुम पढ़ो आराम से, खा पी के सो जाओ। सुबह 8 बजे एग्जाम है, 12 घंटे है तुम्हारे पास, आराम से खा पी के है ना, और सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठना भी पड़ा है। सबने एडमिट कार्ड प्रिंट करा ही लिए होंगे ना, और क्या उसका फोटो लगाने और सिग्नेचर भी करना है या अंगूठा लगाना है? हम दोनों करना है, सिग्नेचर भी करना है, अच्छा अंगूठा वो उसके भी। सामने ही करना है। ओके तो दोनों हैं, हाँ तो जो भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके सोना। सर पढ़ लिख के अंगूठा ही लगाना है। अंगूठा ही। हाँ हाँ, क्योंकि अंगूठा में फिंगर प्रिंट है ना, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता तुम्हारा, क्या ही करोगे। तो उस तरीके से है। ठीक है, पहले भी शायद अंगूठा का यही कॉन्सेप्ट, उनका भी यही कॉन्सेप्ट था अंगूठा लगाने का, भले लोग रिलेट कर दिए मूर्ख होने से, तो पहले भी यही कॉन्सेप्ट रहा होगा कि फिंगरप्रिंट उसका वो हो। तो है ना, ठीक है। अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं तुम्हें, जो पढ़े उस पर भरोसा करो, बहुत पढ़ लिए, इतने से पढ़ रहे हैं, अब आराम से रेस्ट करो, एग्ज़ाम अच्छा ही होगा क्योंकि तुमने तैयारी की है इसीलिए ना। और ये नहीं सोचना कि मेरी तैयारी में दुनिया की है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी तैयारी सबसे अच्छी है, ऐसे सोचो, और वही काफ़ी है। और ठीक है, देखते हैं एग्ज़ाम कैसा रहता है, कल भी हो सकता है एक बार मीट कर लेंगे होगा तो, एग्ज़ाम के बाद शाम को, एग्ज़ाम तो 8 से 10 में है ना, कोई और भी एग्ज़ाम है? नहीं है ना? नहीं सर 8 से 2 ही है। हाँ तो ठीक है, कल शाम को एक बार तो होगा, मिल लेंगे 6 बजे, 6 7 आधे घंटे 1 घंटे के बाद, देखेंगे कैसे क्वेश्चन रहा क्या रहा एक बारी। बाकी एग्ज़ाम में तुम्हें कोशिश करना है कि 50-60% से करेक्ट करके आओ, कम से कम उतना, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है। 100% एंट्रेंस में किसी के आते नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, डिसअपॉइंट भी नहीं होना है कि 100% मार्क्स लाने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना बेस्ट दो, तैयारी करो, और आप और ऐसे भी देखो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि तुम, मतलब हालांकि एग्ज़ाम हो ही जाएगा, फिर भी देखो बहुत सारे लोग, मैं एग्जांपल एक देता हूँ, अभी ISI चेन्नई में एक प्रोफेसर है, वो मेरे एरिया में ही काम करते हैं, वो कोचिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने MSc PhD BSc MSc PhD तीनों किया है, वो ISI चेन्नई में प्रोफेसर है। तो ऐसे लोग भी हैं जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से PhD करके वो ISI में प्रोफेसर है। अभी IIT बॉम्बे तुम गूगल करके देख लो, मैथ्स डिपार्टमेंट के जो HOD हैं यू अनंत वर्धन सर, उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से MSc और PhD की है, और IIT बॉम्बे में अभी HOD हैं, वो मैथ्स के प्रोफेसर हैं, और उससे पहले TIFR में प्रोफेसर थे, वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, तो कोई ज़रूरी नहीं IIT में जो पढ़ता है वही कुछ कर सकता है, वो तुम्हारी मेहनत है। कभी एक एग्ज़ाम खराब अच्छा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में, बस ज़रूरी है कि आगे बढ़ते रहो। तो अपना तुम बेस्ट दो, अच्छा ही होगा, ये उम्मीद करके आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा फ्यूचर में, बट अपना तुम्हें बेस्ट देना है, ट्राई करना है, बस कंसिस्टेंट रहे लाइफ में, कोशिश करते रहे कुछ ना कुछ, तो अच्छा ही होगा सब कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता क्योंकि 9 बजे मेरी दूसरी क्लास भी, मैं तो रूम पे हूँ, मुझे स्टूडियो जाना पड़ेगा 9 से 11 क्लास लेने के लिए। तो अभी मैं डिनर करके जाऊँगा, तो आप लोग भी डिनर करके सो जाओ, रेस्ट करो, अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, थोड़े बहुत दिमाग ऐसे मेंटली सोच सकते हो, वरना
भूल कुछ मत सोचो, बस सो जाओ, है ना। इस तरीके से रेस्ट करो आराम से, कल सुबह एग्ज़ाम दो और अच्छा एग्ज़ाम होगा, मुझे आपसे यही उम्मीद है। तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है, तो होगा ही अच्छा एग्ज़ाम, है ना। 70-80% भी ढंग से करके आ गए ना एक्यूरेसी के साथ तो काफ़ी। कोशिश करना, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है सर है। यस सर, नेगेटिव आएंगे 1/4। अच्छा 1/4 है। 1/3। हाँ अच्छा, सर 1 अब देखना पड़ेगा, पेपर में लिखा रहेगा वहाँ पे, एडमिट कार्ड पर नहीं लिखा होगा, पेपर में लिखा रहेगा। 1 डिडक्ट होगा सर रॉन्ग का। अच्छा 1 कितने में से? सर प्लस 3 मिलेगा, 3 मिलेगा सही ओह है। अच्छा मैं समझ और गया। ओके ओके, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और अगर गलत किया तो -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी तुम्हें ध्यान रखना, आप तो 100% कर भी नहीं सकते क्योंकि उसमें गलतियाँ, इसलिए जो कॉन्फिडेंट हो पहले वो करो, उसके बाद टाइम बचे जो कैलकुलेटिव है वो करो, उसके बाद फिर टाइम बचे फिर तुक्का लगाओ, ये चीज़ें हैं। लेकिन कोशिश करना तुक्का बहुत कम लगाना, क्योंकि क्यों नेगेटिव करोगे, ये चीज़ें हैं। तो जितने सही हो आराम से 60-70%, 80% तक अटेम्प्ट करके आओ, कर सकते हो। तो उसी में अगर 50-60% भी आ गए मार्क्स तो सही अच्छे रैंक आ जाएंगे। एंट्रेंस का यही होता है क्योंकि सब तुम्हारे जैसे ही हैं, तुम हमें ऐसा लग रहा था हमारा क्या होगा, सबका हाल वही है जो तुम्हारा है, और अगर तुमने थोड़ी ठीक तैयारी की है तुम दुनिया से बेटर हो, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे लगता है कि मीटिंग एंड करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू। कल एक बार Thank मीटिंग you, करते हैं sir. 6 बजे, देखते हैं अच्छा ही होगा, है ना, ये डिस्कस कर लेंगे। चलो थैंक थैंक यू। यू सर।